वह आदमी और उसका नया पक्का दोस्त पहली बार एक इमॉर्टल सेक्ट का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे थे। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, उनके सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि जो सुंदर परी एग्जाम ले रही थी वह थोड़ी देर पहले उन्हीं के साथ एक ही गाड़ी में सफर कर रही थी। उस वक्त उन्हें सच में लगा था कि वह भी उनकी तरह एक कैंडिडेट है। इसलिए भलाई करते हुए उन्होंने एग्जाम के वे सारे सवाल उसे बता दिए जो उन्होंने बहुत सारे पैसे देकर खरीदे थे। किसने सोचा था कि वह ही असली चीफ एग्जामिनर निकलेगी। उन दोनों को लगा कि अब तो उन्हें तुरंत ही बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन स्पिरिचुअल रूट टेस्ट के दौरान उसके दोस्त ने किसी तरह 10,000 सालों में एक बार मिलने वाला प्योर यांग बैचलर स्पिरिचुअल रूट जगा लिया। और उस आदमी ने खुद एक बहुत ही अनोखा सोर्ड स्पिरिचुअल रूट जगा लिया। उसका नाम लू यांग था और वह इस दुनिया में 10 साल से भी ज्यादा समय से रह रहा था। आज पहली बार वह किसी इमॉर्टल सेक्ट का एंट्रेंस एग्जाम दे रहा था। रास्ते में लू यांग की मुलाकात मेंग जिंगजो से हुई। मेंग जिंगजो भी टाओ सीकिंग सेक्ट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रहा था, इसलिए उसने लू यांग को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहा। दोनों की आपस में बहुत जल्दी दोस्ती हो गई और वे अच्छे दोस्त बन गए। आधे रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और उन्हें एक बहुत ही सुंदर औरत मिली। क्योंकि वे पहले ही टाओ सीकिंग पहाड़ के पास पहुंच चुके थे, दोनों ने सोचा कि वह भी एक कैंडिडेट है, इसलिए उन्होंने उसे बारिश से बचने के लिए अपनी गाड़ी में बुला लिया। उस औरत ने मना नहीं किया। गाड़ी में आने के बाद उसने बड़े प्यार से अपना नाम बताया। मेरा नाम युंजी है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मेंग जिंगजो ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा। फिर तो यह किस्मत की बात है। भाई लू और मैं अभी टाओ सीकिंग एंट्रेंस टेस्ट के बारे में ही बात कर रहे थे। मिस युंजी, आप भी सुन लीजिए, शायद आपके काम आ जाए। फिर उसने वह सब कुछ बता दिया जो उसने सुना था। डाओ सीकिंग सेक्ट 5 बड़े इमॉर्टल सेक्ट्स में से एक था और वहां एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल था। पहला, अप्लाई करने वाले की उम्र 16 साल से कम होनी चाहिए। दूसरा, उनका स्पिरिचुअल रूट बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए। और आखिर में उन्हें 2 टेस्ट पास करने होंगे। पहला टेस्ट एक फैसले के बारे में था। जब एक उड़ती हुई तलवार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो कैंडिडेट को 2 रास्तों में से एक को चुनना होगा। या तो तलवार को 5 लोगों को मारने दिया जाए या फिर उसका रास्ता बदलकर उसे सिर्फ एक आदमी की तरफ मोड़ दिया जाए। दूसरा टेस्ट ईमानदारी का था। कैंडिडेट को एक ऐसे आईने के सामने खड़ा होना पड़ेगा जो सच और झूठ का पता लगा सके। हर सवाल का सच सच जवाब देना होगा, झूठ बोलने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। दोनों टेस्ट पास करने के बाद ही कोई टाओ सीकिंग सेक्ट का चेला बन सकता था। क्योंकि लू यांग का यह पहला एग्जाम था, वह बड़े ध्यान से सुन रहा था और उसने तुरंत सवाल पूछने के लिए अपना हाथ उठाया। लेकिन युंजी ने भी अपना हाथ उठा दिया, इसलिए मेंग जिंगजो ने पहले लड़कियों को मौका देने का सोचा और उसे बोलने दिया। युंजी ने उसे एक अजीब तरीके से देखा और कहा, इस टेस्ट की बातें तो सेक्ट के राज हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि यंग मास्टर मेंग ने यह सब कहाँ से सुना? मेंग जिंगजो ने बड़े स्टाइल से अपना पंखा खोला। उस पंखे पर 2 बड़े शब्द लिखे थे, मैं अमीर हूँ। मैं आप दोनों से कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैंने डाओ सीकिंग सेक्ट के एक एल्डर को बहुत सारे पैसे देकर यह जानकारी खरीदी है। आज हम किस्मत से मिले हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पर किसी और को मत बताना। लू यांग वहां हैरान रह गया। क्या यह सीधे सीधे चीटिंग नहीं थी? वे सेक्ट के बहुत पास पहुंच चुके थे। अगर किसी ताकतवर कल्टीवेटर ने उनकी बातें सुन ली तो एग्जाम शुरू होने से पहले ही उनका खेल खत्म हो जाएगा। मेंग जिंगजो ने जल्दी से अपना मुंह बंद किया और बोला, भाई लू, शांति रखो। मेरी गाड़ी कोई आम गाड़ी नहीं है, यह एक 3-नो गाड़ी है। लू यांग हैरान रह गया। यह 3-नो गाड़ी क्या होती है? मेंग जिंगजो ने समझाया। पहला, कोई रुकावट नहीं। इसके अंदर से बाहर का सब कुछ दिखता है, पर बाहर से अंदर कुछ नहीं दिखता। दूसरा, कोई झटका नहीं। इसके बेहतरीन शॉकर्स और 1000 मील चलने वाले जादुई घोड़े की वजह से खराब रास्ता भी बिल्कुल साफ लगता है। तीसरा, कोई पता नहीं लगा सकता। इस गाड़ी में प्राइवेसी मोड है, इसलिए बाहर से कोई भी अपनी शक्तियों से अंदर क्या चल रहा है यह नहीं जान सकता। सीधी बात यह है कि यह गाड़ी सेफ थी, आरामदेह थी और बहुत दूर तक जा सकती थी। तब जाकर लू यांग ने चैन की सांस ली। एक पल के लिए तो उसे लगा था कि उसका पहला एग्जाम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जब यह इतनी सेफ है तो उसने तुरंत कहा, भाई मेंग, तो फिर मुझे और अच्छे से बताओ, और सबसे बढ़िया होगा अगर तुम मुझे पास होने का पक्का तरीका बता दो। मेंग जिंगजो और युंजी दोनों शांत हो गए। उन्होंने सोचा था कि लू यांग कोई शरीफ लड़का है, पर असल में वह तो बस पकड़े जाने से डर रहा था। थोड़ी ही देर में दोनों ताओ सीकिंग सेक्ट पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने सेक्ट की रक्षा करने वाले जादुई घेरे में कदम रखा, लू यांग और मेंग जिंगजो पूरी तरह हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार एक ही जगह पर इतने सारे कल्टीवेटर्स को देखा था। लू यांग थोड़ा घबरा रहा था। उसे डर था कि कहीं उसका स्पिरिचुअल रूट बहुत कमजोर न हो और उसकी ताकत कम न पड़ जाए। वह बस युंजी से पूछने ही वाला था कि क्या उसे भी डर लग रहा है। तभी उसने देखा कि युंजी के पैरों के नीचे कमल के फूल बन गए हैं जो उसे हवा में ऊपर ले जा रहे हैं। वह भीड़ के ऊपर से उड़ते हुए टाओ सीकिंग सेक्ट के खास चेलों के बीच जा खड़ी हुई और हर चेले ने उसे झुककर प्रणाम किया। फिर युंजी ने भीड़ की तरफ देखा और कहा, इंतजार करने के लिए आप सबका शुक्रिया। मैं डाओ सीकिंग सेक्ट की सीनियर सिस्टर हूं और मैं ही इस एग्जाम को संभालूंगी। मैं ऐलान करती हूं कि टेस्ट अब शुरू होता है। यह कहने के बाद उसने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखा।
जहां लू यांग और मेंग जिंगजो हैरानी से बिल्कुल पत्थर बन चुके थे। लू यांग के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात चल रही थी, सब खत्म हो गया, पूरी तरह खत्म। उन्होंने एग्जामिनर के सामने ही चीटिंग करने की बात की थी, क्या यह सीधे मौत को बुलावा देना नहीं था? उसने घबराकर मेंग जिंगजो की तरफ देखा। भाई मेंग, वह हमें तुरंत बाहर तो नहीं निकाल देगी ना? लेकिन मेंग जिंगजो के अंदर अचानक लड़ने का जज्बा जाग उठा। तुम किस बात से डर रहे हो? अगर उन्होंने हमें निकाल भी दिया तो हम इसे एक सबक समझेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, नई शक्तियां हासिल करेंगे, आसमान की बुलंदियों को छुएंगे और एक दिन इन पांचों बड़े इमॉर्टल सेक्ट्स को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन लू यांग अभी भी परेशान था और उसने फिर से ऊपर सीनियर सिस्टर युंजी की तरफ देखा, क्योंकि उसने अभी तक उनका राज्य सबके सामने नहीं खोला था। इसका मतलब उनके पास अभी भी एक मौका था। आखिर लू यांग के पास इस जिंदगी में अपनी किस्मत बदलने का यही एक अकेला मौका था। इसलिए दोनों ने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा और जबरदस्ती लाइन में खड़े हो गए। स्पिरिचुअल रूट्स चेक करने वाले आदमी का नाम डाई बुफान था। उसका तरीका बिल्कुल एक पुराने डॉक्टर की तरह था, जो नब्ज चेक करता है। कलाई पर 2 उंगलियां रखकर वह किसी भी इंसान की ताकत का अंदाजा लगा सकता था। कुछ कैंडिडेट्स के पास पानी और लकड़ी दोनों के स्पिरिचुअल रूट्स मिले और वे आसानी से पास हो गए। हैनिंग मंदिर के एक छोटे साधु को उसने एक ही नजर में पहचान लिया और उसे सीधे घर जाने की सलाह दे दी। किसी और के पास एक पुराने कबीले का बहुत ही अनोखा खून मिला और उसे तुरंत पास कर दिया गया। जल्दी ही मेंग जिंगजो की बारी आई। दाइबूफान को पहले तो उससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसकी 2 उंगलियां मेंग जिंगजो की कलाई से छुईं, उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। यह तो सच में एक सिंगल डॉग स्पिरिचुअल रूट है। मेंग जिंगजो वहां गुस्से से लाल हो गया और बार बार मेज पर हाथ मारने लगा। यह सिंगल डॉग स्पिरिचुअल रूट क्या भला है? क्या इसका मतलब यह है कि मैं पूरी जिंदगी अकेला ही रहूंगा? मुझे भले ही ज्यादा पता ना हो, पर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। उसी वक्त युंजी की शांत आवाज सुनाई दी। छोटे भाई डाई तुमसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारे पास सच में सिंगल डॉग स्पिरिचुअल रूट है, हालांकि यह इसका असली नाम है। कल्टीवेशन की दुनिया में लोग इसे आमतौर पर प्योर यांग स्पिरिचुअल रूट कहते हैं। यह बहुत ही ताकतवर और गर्म होता है, जो भूत प्रेतों को खत्म कर देता है। अगर तुम अपने शरीर को पवित्र रखोगे तो तुम्हारी ताकत बहुत तेजी से बढ़ेगी, पर अगर तुमने इसे खोया तो तुम्हारी ताकत उतनी ही तेजी से खत्म हो जाएगी। तुम पास हो गए हो, अगले राउंड के लिए आगे बढ़ो। यह सुनने के बाद मेंग जिंगजो को बिल्कुल खुशी नहीं हुई। अब उसे समझ आया कि जब उसकी फैमिली ने उसका टेस्ट किया था तो उसके माँ बाप ने उससे क्यों पूछा था कि उसे छोटा भाई चाहिए या छोटी बहन। फिर लू यांग की बारी आई। दाई बुफान एक बार फिर हैरान रह गया। यह तो सच में एक जन्मजात तलवार है। लू यांग ने तुरंत उसे बीच में रोका और चिल्लाया, आम नाम बताओ। दाई बुफन थोड़ा शर्मा गया और बोला, तुम्हारे पास सोर्ड स्पिरिचुअल रूट है, यह बहुत ही तेज है और हमला करने में सबसे आगे है। लू यांग गुस्से में वहां से चला गया और मन ही मन सोचने लगा, तुम खुद बेकार हो। जल्दी ही वह एक बांस के जंगल में पहुंच गया। मेंग जिंगजो खुशी खुशी उसके पास आया और पूछा, भाई तुम्हें कौन सा स्पिरिचुअल रूट मिला? अगर तुम्हारा रूट आम भी है तब भी तुम मेरे दोस्त रहोगे। लू यांग ने एक बहुत ही कूल स्टाइल बनाया और आराम से बोला, भेड़ का स्पिरिचुअल रूट। मेंग जिंगजो ने तुरंत अपना मुंह घुमाया और अपना सीना पकड़ लिया। अपने दोस्त के लिए खुश होना और साथ ही थोड़ा बुरा महसूस करना, यह दुहक बहुत ज्यादा था। लू यांग ने आगे बढ़कर उसकी पीठ थपथपाई और उसे दिलासा दिया, तो तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा दोस्त परेशान हो, पर तुम उसे ऐश करते हुए भी नहीं देखना चाहते, है ना? जल्दी ही सीनियर सिस्टर युंजी सबके सामने आई और धीरे से बस एक बात कही, दूसरा राउंड अब शुरू होता है। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, अचानक हर तरफ घना कोहरा छा गया। लू यांग समझ गया कि यह राउंड सबको अलग करने के लिए है, इसलिए उसने मेंग जिंगजो की तरफ देखकर कहा, भाई मेंग, अब इस टेस्ट को पास करने के बाद ही मिलेंगे। थोड़ी दूर खड़े डाई बुफान ने कैंडिडेट्स की तरफ देखा और युंजी से कहा, इस साल काफी अच्छे बच्चे आए हैं, अगर वे इस दूसरे राउंड में हार गए तो बहुत बुरा होगा। उस पुराने कबीले के खून वाले लड़के का दिल बहुत साफ है और वे दोनों लड़के जिनके पास प्योर यांग और सोर्ड स्पिरिचुअल रूट हैं, वे भी अच्छे लग रहे हैं। देखकर ही लगता है कि वे ईमानदारी से आए हैं। युंजी मन ही मन सोचने लगी, उसने उन दोनों को गाड़ी में चीटिंग की बातें करते हुए साफ साफ सुना था। फिर भी उसने सबके सामने उनका राज नहीं खोला। इसके बजाय उसने अचानक पूछा, छोटे भाई डाई, क्या तुम जानते हो कि आजकल किस एल्डर के पास पैसों की कमी चल रही है? डाई बुफान हैरान दिखा और बोला, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं सीनियर सिस्टर? युंजी ने आराम से कहा, मैंने सुना है कि किसी एल्डर ने 20 साल पहले के हमारे एग्जाम के सवाल बेच दिए हैं। जल्दी ही ताओ सीकिंग सेक्ट का दूसरा राउंड शुरू हो गया। यह राउंड ईमानदारी और लालच का टेस्ट था। सबसे पहले अंदर जाने वाला कैंडिडेट मंगू था, जिसके पास पुराने कबीले का खून था। वह एक पुरानी कुल्हाड़ी लेकर नदी के किनारे खड़ा था। उसने आराम से एक बार कुल्हाड़ी घुमाई और वह उसके हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। अगले ही पल पानी में बुलबुले उठने लगे और एक सुंदर नदी का देवता बाहर आया, जिसके आसपास एक जादुई रोशनी थी। नौजवान, मैं नदी का देवता हूँ। जो तुमने अभी गिराया, क्या वह यह पुरानी कुल्हाड़ी थी? यह माउंटेन स्प्लिटिंग एक्स या फिर यह हेवन स्प्लिटिंग एक्स? बिना कुछ सोचे मांगू तुरंत बोल उठा, वह पुरानी कुल्हाड़ी थी। नदी का देवता मुस्कुराया, कितना ईमानदार नौजवान है। अगर ऐसा है तो ये तीनों कुल्हाड़ियां तुम्हारी हैं।
और इस तरह मांगू ने आसानी से दूसरा राउंड पास कर लिया। घेरे के बाहर खड़ा डाइबुफान बहुत खुश दिख रहा था। उसे पक्का यकीन था कि मांगू अपने साफ दिल की वजह से इस राउंड को जरूर पास कर लेगा। असल में इस टेस्ट को पास करने के लिए तीनों कुल्हाड़ियां हासिल करनी थीं और इसका तरीका नदी के देवता के सवाल का सच सच जवाब देना था। जल्दी ही लू यांग की कुल्हाड़ी भी नदी में गिर गई और नदी का देवता फिर से बाहर आया। नौजवान, मैं नदी का देवता हूँ। जो तुमने अभी गिराया, क्या वह यह पुरानी कुल्हाड़ी थी, यह माउंटेन स्प्लिटिंग एक्स थी, या फिर यह हेवन स्प्लिटिंग एक्स थी? लू यांग ने तीनों कुल्हाड़ियों को देखा और फिर नदी के देवता की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रहा हो। बूढ़े बाबा, क्या तुम पागल हो? इनमें से 2 कुल्हाड़ियां तो साफ तौर पर तुम्हारी हैं। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी कौन सी है? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नदी के देवता की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। वह बस लू यांग की बात पर हाँ मिलाते हुए बोला, मुझे सच में नहीं पता कि मेरी कौन सी 2 कुल्हाड़ियां हैं। लू यांग ने उसे शक की नजर से देखा। अगर मैंने एक कुल्हाड़ी चुन ली तो बाद में तुम अपनी याददाश्त वापस आने का बहाना मत बनाना कि तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारी कौन सी 2 कुल्हाड़ियां थीं। नदी के देवता ने पूरे यकीन के साथ कसम खाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए लू यांग ने उसे कहा कि तीनों कुल्हाड़ियां पास लेकर आए ताकि वह उन्हें अच्छे से देख सके। लेकिन जैसे ही तीनों कुल्हाड़ियां लू यांग के हाथ में आईं, उसने तुरंत बात बदल दी। तुमने अभी मुझसे क्या पूछा था? रिवर स्पिरिट ने बिना सोचे जवाब दिया। जो तुमने अभी गिराया था, क्या वह पुरानी कुल्हाड़ी थी, स्पिरिचुअल वेपन माउंटेन स्प्लिटिंग एक्स थी, या फिर इमॉर्टल वेपन हेवन स्प्लिटिंग एक्स थी? जैसे ही उसने यह बात बोली, लू यांग ने तीनों कुल्हाड़ियां नदी में फेंक दी। सॉरी, अब ये तीनों कुल्हाड़ियां वही हैं जो मैंने गिराई हैं। रिवर स्पिरिट गुस्से के मारे अपने दांत पीस रहा था, लेकिन वह नियम नहीं बदल सकता था, इसलिए उसके पास लू यांग को जाने देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब मेंग जिंगजो की बारी आई तो जैसे ही कुल्हाड़ी नदी में गिरी, वह भी उसके पीछे नदी में कूद गया। रिवर स्पिरिट बिल्कुल हैरान रह गया। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा था। जब वह होश में आया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पता चला कि इस राउंड का नियम बहुत आसान था। अगर कोई भी आम चीज नदी में गिरती तो उसके 3 रूप बन जाते, आम, स्पिरिचुअल और इमॉर्टल। नदी से धीरे धीरे 3 लोग बाहर निकले और वे सब बिल्कुल मेंग जिंगजो जैसे दिखते थे, बस उनकी ताकत बिल्कुल अलग थी। एक इमॉर्टल मेंग जिंगजो था, एक बड़ा कल्टीवेटर मेंग जिंगजो था और आखिरी खुद आम मेंग जिंगजो था। तीनों मेंग जिंगजो एक साथ बोले, यह मुझे दे दो, और इस तरह तीनों कुल्हाड़ियां उसकी हो गईं। मेंग जिंगजो आराम से राउंड पास कर गया और खुशी से कूदते हुए लू यांग के पास आया। भाई लू, मैं पास हो गया। लू यांग भी उतना ही खुश था और दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डालकर अगले राउंड की तरफ चल दिए। टाओ सीकिंग सेक्ट के चेले दूसरा राउंड पास करने के बाद लू यांग और मेंग जिंगजो को घूरते रह गए। वे काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाए और युनजी को भी एक बुरा इशारा मिला। अगर ये दोनों सच में टाओ सीकिंग सेक्ट में शामिल हो गए तो सेक्ट में कभी शांति नहीं रहेगी। उसी वक्त दूसरे राउंड का इंचार्ज रिवर स्पिरिट गुस्से में वहां आया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली थी। वह गुस्से में भागा हुआ आया और उसने कसम खाई कि वह उन दोनों लड़कों को मजा चखाएगा। टाओ सीकिंग सेक्ट के चेले तुरंत गुस्से में लाल रिवर स्पिरिट को रोकने के लिए आगे बढ़े। वह चिल्लाया, मुझे मत रोको, मैं उनके हाथ पैर तोड़ दूंगा, फिर उन्हें जोड़ूंगा और फिर 100 बार और काटूंगा। आखिर में दाई बुफान को खुद आगे आकर उसे शांत करना पड़ा। सीनियर रिवर स्पिरिट, आप चिंता मत कीजिए, तीसरा टेस्ट मैंने खुद डिजाइन किया है, वह उन दोनों को जरूर मजा चखाएगा। जब दाईबुफान ने पूरे भरोसे के साथ कसम खाई, तब जाकर रिवर स्पिरिट ने बात को छोड़ा। फिर भी रिवर स्पिरिट ने पूछा, तो आखिर तुम्हारा टेस्ट है क्या? दाईबुफान ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उसके हाथ में एक छोटा सा पहाड़ दिखा। इस चीज का नाम हार्ट क्वेश्चनिंग माउंटेन है। यह सेक्ट के एल्डर्स का बनाया हुआ एक अनोखा जादू है। हार्ट क्वेश्चनिंग माउंटेन पर इमॉर्टल और आम लोग बराबर होते हैं और सबकी शारीरिक ताकत एक जैसी हो जाती है। सीनियर, आप बस देखते रहिए कि वे दोनों लड़के कैसे परेशान होते हैं, दाईबुफान ने पूरे भरोसे के साथ कहा। जब सब लोग पहाड़ के नीचे पहुंचे, दाईबुफान ने आखिरी राउंड के नियम बताना शुरू किया। आपको हार्ट क्वेश्चनिंग माउंटेन पर चढ़ना होगा। आप जितना ऊपर चढ़ेंगे, आपका दिमाग उतना ही मजबूत माना जाएगा। इस टेस्ट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। मैजिकल खजाने या हथियार, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। बस जैसे ही आप 50वें कदम पर पहुंचेंगे, आप पास हो जाएंगे। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, मेंडो सबसे पहले आगे बढ़ा। पहले 10 कदम उसके लिए आसान थे, लेकिन जब तक वह 29वें कदम पर पहुंचा, उसकी पीठ से पसीना बहने लगा था। उसके पास रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह सीढ़ियों पर आराम करते हुए जोर जोर से हाँफ रहा था। मेंडो को इस तरह परेशान होते देख सबको तुरंत समझ आ गया कि इस पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं होगा और सब डर गए। मेंग जिंगजो के पास भी इस राउंड के लिए कोई अच्छा तरीका नहीं था, इसलिए वह लू यांग को अपना दिमाग शांत रखने का तरीका सिखाना चाहता था ताकि उसके दिमाग में बुरे ख्याल ना आए। लेकिन लू यांग ने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया। यह देखकर कि दोनों कोई नया अजीब प्लान बना रहे हैं, दाईबुफान मन ही मन हंसा। हार्ट क्वेश्चनिंग माउंटेन पर तुम्हारे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम अपने पैरों से एक एक कदम आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम इस राउंड में बिल्कुल पास नहीं हो सकते। टेस्ट को अच्छे से देने के लिए मेंग जिंगजो ने पहले अपने दिमाग को शांत करने का तरीका अपनाया और खुद को तैयार किया।
उसी वक्त वह ध्यान लगाने की हालत में चला गया। उसके दिमाग में कोई फालतू ख्याल नहीं था, जैसे वह कुदरत का ही एक हिस्सा बन गया हो। लेकिन जैसे ही उसे नींद आने लगी, एक जोरदार मुक्के ने उसे तुरंत जगा दिया। मेंग जिंगजो ने अपनी आंखें खोलीं और लू यांग को उदास चेहरे से देखा। भाई लू, तुमने मुझे क्यों मारा? लू यांग ने सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे बाकी लोगों की तरफ इशारा किया और गुस्से में बोला, तुम्हें अभी भी पूछने की हिम्मत है? मैंने अपना काम पूरा कर लिया, मैंने ड्राइंग भी बना ली और मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देखो बाकी सब कितना ऊपर पहुंच गए हैं। तब जाकर मेंग जिंगजो होश में आया। उसने जल्दी से लू यांग का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने के लिए तैयार हुआ, लेकिन लू यांग ने उसे रोक दिया। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी तेज मैजिकल चीज है जो पेड़ों को काट सके? मेंग जिंगजो ने यह सुना और अपने कपड़ों से एक खंजर निकाला। भाई, मेरे पास है। मेरे परिवार के एक एल्डर ने मुझे बचाव के लिए यह दिया था। यह दिमाग की सोच से चलता है और लोहे को भी मिट्टी की तरह काट देता है। लू यांग ने खुशी खुशी उससे खंजर छीन लिया। बहुत बढ़िया। इस चीज के होते हुए हमें पहाड़ पर चढ़ने के इस बेकार तरीके से परेशान नहीं होना पड़ेगा। और सच कहूं तो भाई मेंग, मैं इस राउंड का असली मतलब समझ गया हूँ। ये राउंड असलियत में दिमाग का टेस्ट ले रहा है। मेंग जिंगजो हैरान रह गया। पहाड़ पर चढ़कर किसी के दिमाग का टेस्ट लेना तो सबसे आम एग्जाम है। इसमें तो हिम्मत के साथ एक एक कदम चढ़ना होता है। इसका दिमाग से क्या लेना देना? लू यांग ने तुरंत एक ब्लैक बोर्ड खोला और पूरे भरोसे के साथ बोला, भाई मेंग, मेरे पास इसका सबूत है। सीनियर ब्रदर ने नियम बताते वक्त ही इसका इशारा दे दिया था। उन्होंने अभी जो कहा उसमें बार बार जोर दिया कि जब तक हम मंजिल तक पहुंचेंगे, तरीका कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। पास खड़े होकर यह सुनते ही दाई बुफान का दिमाग घूम गया। इसका मुझसे क्या लेना देना है? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सीनियर सिस्टर युनजी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, मैंने नहीं सोचा था कि तुमने टेस्ट में इतना समझदारी वाला नियम रखा होगा। क्योंकि सीनियर सिस्टर ने पहले ही उसकी तारीफ कर दी थी, तो डाई बुफान ने झूठे मन से हाँ कह दिया। हाँ, आखिरकार रास्ता ढूंढने का जज्बा और रास्ता ढूंढने का तरीका दोनों ही जरूरी हैं। लेकिन पास खड़े बाकी चेले उसकी चालाकी समझ गए थे। उनका सीनियर ब्रदर बस हार्ड क्वेश्चनिंग माउंटेन का दिखावा करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ फालतू बातें बोल दी थीं। डाई को मैजिकल चीजों का दिखावा करना पसंद था और सीनियर सिस्टर ने सच में उसकी बात पर यकीन कर लिया था। जब दाई बुफान ने उन्हें पीछे धीरे धीरे बातें करते सुना, तो उसने थोड़ा सा अपना सिर घुमाया और उन जूनियर भाइयों को घूर कर देखा, जिससे वे खुद ही चुप हो गए। इस बीच मेंग जिंगजो की तरफ सीढ़ियों पर कुछ कदम चढ़ने के बाद वह तुरंत वापस वहां कूद गया जहां से उसने शुरू किया था। तब जाकर उसे हैरानी से समझ आया कि लू यांग बिल्कुल सही कह रहा था। जब तक उसके पैर पत्थर की सीढ़ियों को नहीं छुएंगे, उसके शरीर पर कोई दबाव महसूस नहीं होगा। तो हर बड़े प्लान में कोई ना कोई कमी होती है। भाई लू, तुम कमाल हो, लेकिन हम बिना जमीन पर पैर रखे 50वें कदम तक कैसे पहुंचेंगे? लू यांग ने तुरंत उसे अपनी बनाई हुई ड्राइंग दिखाई। वह 7 नंबर के आकार की एक सीढ़ी थी। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों तुरंत काम पर लग गए। उस खंजर के सामने बड़े बड़े पेड़ भी कागज की तरह कमजोर थे। जल्दी ही मेंग जिंगजो को एक और परेशानी दिखी। हम इन दोनों लकड़ी के तख्तों को कैसे जोड़ेंगे? लू यांग ने खंजर लिया और लकड़ी के तख्तों को आपस में जोड़ने के लिए उन्हें काटने लगा और साथ ही समझाने लगा। इस बाहर निकले हिस्से को टेनन कहते हैं और इस अंदर धंसे हुए हिस्से को मॉर्टिस कहते हैं। इन्हें एक साथ जोड़ने पर मॉर्टिस और टेनन जॉइंट बनता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कीलों की जरूरत नहीं होती, फिर भी यह चीज को बहुत मजबूत बना देता है। और इस तरह आधा दिन परेशान होने और बहुत सारे पेड़ काटने के बाद, फिर कई बार नाकाम होने और दोबारा कोशिश करने के बाद दोनों ने आखिरकार सीढ़ी बना ही ली। जब दाई बुफान ने उस खाली जमीन को देखा जो ऐसी लग रही थी जैसे जंगली सुअरों ने उसे कुतर दिया हो, तो उसने आखिरकार उसे छीन लिया और गुस्से में बोला, मेरा पहाड़, मेरे पेड़, मेरा मैजिकल खजाना तुम दोनों के इस तरह बर्बाद करने के लिए नहीं बना था। पास खड़े रिवर स्पिरिट ने तुरंत उसका मजाक उड़ाया। बहुत बढ़िया छोटे डाई, सेक्ट के लिए अच्छे लोग चुनने के लिए तुमने न सिर्फ हार्ड क्वेश्चनिंग माउंटेन के नियमों की कमी को सामने लाया, बल्कि इतने बड़े जंगल की कुर्बानी भी दे दी। तुम कितने महान हो। यहाँ तक कि सीनियर सिस्टर युनजी ने भी थोड़ा सा सिर घुमाया और उसकी तारीफ की। दाई बुफान, तुमने अच्छा काम किया। दाई बुफान को मजबूरन अपना गुस्सा पीना पड़ा। ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन रिवर स्पिरिट का अभी भी उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। छोटे डाई, यहाँ इतने सारे लोगों में से सिर्फ उन दोनों लड़कों ने ही तुम्हारी मेहनत को सच में समझा है। तुम्हें आगे चलकर उनका अच्छा ख्याल रखना होगा। बोलते हुए उसने ऊपर इशारा किया। देखो, वे पहले ही सीढ़ी पर चढ़ चुके हैं। उसी वक्त लू यांग सीढ़ी पर एक कीड़े की तरह आगे रेंग रहा था। मेंग जिंगजो ने उसे हैरानी से देखा। भाई लू, क्या तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है? लू यांग ने जिद करते हुए जवाब दिया। सुरक्षा सबसे पहले। फिर उसने अपने दांत पीसे और एक पागल कुत्ते की तरह आगे रेंगने लगा। मेंडो सभी लोगों में सबसे तेज था और वह पहले ही 49वें कदम पर पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही वह अपना आखिरी कदम रखने वाला था, उसने अपनी आंखों से देखा कि लू यांग उसके ठीक पास से रेंगते हुए निकल गया और सबसे पहले 50वें कदम पर पहुंच गया।
लेकिन लू यांग ने कभी नहीं सोचा था कि जैसे ही उसका पैर पत्थर की सीढ़ी पर पड़ेगा, भारी दबाव उस पर टूट पड़ेगा और उसका चेहरा सीधा जमीन पर जा टकराएगा। फिर भी लू यांग ने दर्द को झेला और अपने पीछे खड़े मेंग जिंगजो को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेंग जिंगजो का चेहरा भी सीधा जमीन से जा टकराया। फिर भी वह सच में लू यांग का सबसे पक्का दोस्त कहलाने के लायक था। चेहरे पर खून होने के बाद भी वह सबसे पहले उसे बधाई देना नहीं भूला। भाई लू, पहला नंबर आने पर बहुत बधाई। इस तरह उन दोनों ने पहला और दूसरा नंबर हासिल किया, जबकि मेंडो को मजबूरन तीसरे नंबर से ही सब्र करना पड़ा। खुद को शांत करने के बाद लू यांग सीढ़ियों पर बैठ गया। फिर उसने नीचे खड़े लोगों की तरफ चिल्लाकर कहा, आने वाले साथियों, तुम यह कर सकते हो। मेंग जिंगजो भी उसके इस जज्बे से भर गया और उसने अपना हाथ उठाकर चिल्लाया, चलो सब मिलकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि मेंडो भी उनके साथ मिल गया और चिल्लाने लगा। शायद उनकी इस आवाज ने सच में सबका हौसला बढ़ा दिया था, क्योंकि एक के बाद एक सभी लोग पूरी ताकत से चिल्लाते हुए आखिरकार 50वें कदम तक पहुंच गए। यह देखकर दाई बुफान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ये दोनों लड़के सच में काफी मजेदार हैं। सीनियर सिस्टर युनजी के चेहरे के भाव बिल्कुल नहीं बदले। उन्होंने बस धीरे से कहा, जिससे पता चला कि वे भी इस बात से सहमत हैं। अभी अभी लू यांग और उसके पक्के दोस्त ने अपनी ताकत के दम पर टाओ सीकिंग सेक्ट का एग्जाम पास कर लिया था। युनजी ने अपना हाथ घुमाया, जिससे हवा में धुंध उठी और बादल बन गए जो सबको ऊपर ले गए। बादलों के ऊपर खड़े होकर सभी लोग टाओ सीकिंग सेक्ट के अंदर का खूबसूरत नजारा देखकर हैरान रह गए। लू यांग का पक्का दोस्त होने के नाते मेंग जिंगजो उसे भी साथ में इस नज़ारे को देखने के लिए बुलाना चाहता था। लेकिन जब मेंग जिंगजो ने पीछे मुड़कर देखा, उसने देखा कि लू यांग बादल के ऊपर कांप रहा था। मेंग जिंगजो को यकीन नहीं हुआ और वह अपनी हंसी नहीं रोक पाया। लिu यांग के ऊंचाई के डर को दूर करने के लिए उसने उसे सीधा बादल के किनारे पर खींच लिया। लेकिन लिu यांग एक ऑक्टोपस की तरह मेंग जिंगजो से चिपट गया और किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं था। कोई और रास्ता न देखकर मेंग जिंगजो ने जबरदस्ती उसकी आंखें खोली। भाई लिu, ताओ सीकिंग सेक्ट की इस सुंदरता को ध्यान से देखो। जब लिu यांग ने आखिरकार हिम्मत की और बादलों को छूते हुए ऊंचे पहाड़ों को देखा, तो उसके मुंह से अचानक एक बड़ा बाप रे निकला जो पूरे आसमान में गूंज गया। सीनियर सिस्टर यिनजी ने आराम से उन्हें सेक्ट के बारे में बताना शुरू किया। टाओ सीकिंग सेक्ट के बीच में 9 पीक्स हैं। सबसे बीच वाले को हेवंस गेट पीक कहते हैं, जहां सेक्ट मास्टर रहते हैं। बाकी 8 पीक्स 8 एल्डर्स के हैं। उनके अलावा कुछ पीक्स पर टेस्ट लिए जाते हैं और कुछ पीक्स पर डिसाइपल्स कल्टीवेशन करते हैं। यहाँ कुछ खतरनाक फॉरबिडन एरियाज भी हैं। अगले 1 महीने तक तुम लोग खुद इस सेक्ट को घूमकर देख सकते हो। 1 महीने के बाद तुम सबको किसी एक एल्डर को अपना मास्टर चुनना होगा। बेशक यह इस बात पर डिपेंड करता है कि वह एल्डर तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता है या नहीं। यह सुनकर मांगू ने तुरंत पूछा, क्या हम सिर्फ एल्डर्स को ही चुन सकते हैं? क्या हम उनकी जगह सेक्ट मास्टर को नहीं चुन सकते? सीनियर सिस्टर युनजी ने थोड़ा सा अपना सिर घुमाया और कहा कि यह मुमकिन है, लेकिन फिर उन्होंने कहा, वैसे सेक्ट मास्टर को डिसाइपल्स को सिखाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए इसके चांस बहुत कम है। इसी बीच हेवंस गेट पीक के मीटिंग हॉल के अंदर हवा में एक साफ पानी का आईना तैर रहा था। जादू के असर से उस आईने में तीनों टेस्ट्स का पूरा नजारा दिख रहा था। 8 लोग उन सीन्स को देख रहे थे। कुछ सिर हिला रहे थे, कुछ मना कर रहे थे, कुछ तारीफ कर रहे थे और कुछ गुस्सा करते हुए कैंडिडेट्स के बारे में बात कर रहे थे। उस लड़के मंगडू के अंदर असली पुराना बारबेरियन ब्लड है। अपनी इस जबरदस्ती ताकत के साथ जो उसके दोस्तों में सबसे अलग है, वह मेरी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही है। वह फेदर्ड इमॉर्टल बॉडी पर किसी भी जादू का असर नहीं होता। मैंने सदियों से ऐसा कुछ नहीं देखा। ली हाउरन के पास फायर स्पिरिचुअल रूट है। वह एल्केमी या वेपन बनाने के लिए एक अच्छा लड़का साबित होगा, भले ही उसका गुस्सा थोड़ा ज्यादा है। सेकेंड एल्डर बाई यन ने अपने पास खड़े शख्स की तरफ घूमकर कहा कि मेंग फैमिली का लड़का और लिu यांग दोनों ही बहुत बड़े टैलेंट हैं और जिस तरह उन्होंने टेस्ट्स को पास किया वह काफी नया था। क्यों ना आप उन्हें अपना डिसाइपल बना लें बड़े भाई। फर्स्ट एल्डर किन जुन यान ने अपने हाथ बांधे और कहा, अगर तुम्हें वे दोनों लड़के इतने ही पसंद हैं दूसरे भाई, तो तुम खुद उन्हें क्यों नहीं अपना लेते? सेकेंड एल्डर बाई यन ने तुरंत जवाब दिया, तुम्हारा सिर्फ एक ही डिसाइपल है और उसने अपनी ट्रेनिंग पहले ही पूरी कर ली है। क्या तुम अब सीधा रिटायरमेंट लेने का सोच रहे हो? फर्स्ट एल्डर ने तुरंत उसे जाने का इशारा किया। भाग यहाँ से। जो भी उन दोनों शरारती लड़कों को अपना डिसाइपल बनाएगा वह अपनी बची हुई जिंदगी में सुकून भूल जाए। मैं बस आराम से रिटायर होना चाहता हूँ, तुम ही उन्हें रख लो दूसरे भाई। यह सुनकर सेकेंड एल्डर को लगभग गुस्सा आ गया। बूढ़े चोर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पहले तुम्हें ही अपना डिसाइपल बना लूंगा? 8 एल्डर्स आपस में बहुत तमीज से बात कर रहे थे, लेकिन जब उन दोनों बड़े जीनियसेस को अपना डिसाइपल बनाने की बात आई तो किसी ने भी उन्हें रखने की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं दिखाई। उसी वक्त पानी के आईने में दिख रहा था कि यिन जी ने लू यांग और मेंग जिंगजो को अकेले पीछे रोक लिया। वे दोनों बहुत डरे हुए थे। उन्हें डर था कि यिन जी उन्हें पहले चीटिंग करने की कोशिश के लिए सजा देने वाली है। उन्हें काफी देर तक देखने के बाद यिन जी ने आराम से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों टेस्ट्स पास कर लोगे और वह भी सबसे ऊपर के रैंक्स में।
लेकिन घमंड मत करना। पुराने बारबेरियन ब्लडलाइन का मैंगू, तुम्हारे पीछे खड़ी फेदर्ड इमॉर्टल बॉडी वाली ताओ याओ ये और फायर स्पिरिचुअल रूट वाला ली हाओरान, ये सब तुमसे कमजोर नहीं है। जैसे ही मेंग जिंगजोउ ने टैलेंट शब्द सुना, वह तुरंत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया। फेदर्ड इमॉर्टल बॉडी किसी एक स्पिरिचुअल रूट से कहीं ज्यादा खास होती है। फिर भी सीनियर सिस्टर ने कहा कि वह हमारे पीछे थी। इसका साफ मतलब है कि सीनियर सिस्टर हमें ज्यादा पसंद करती है। लू यांग ने मजबूरी में समझाया। मुझे लगता है सीनियर सिस्टर का मतलब था कि पहले राउंड की लाइन में फेदर्ड इमॉर्टल बॉडी हमारे पीछे खड़ी थी। मेंग जिंगजोउ तुरंत शर्मिंदा हो गया। अच्छा, तो उनका ये मतलब था। उन्हें ऐसी फालतू बातें करते देख सीनियर सिस्टर की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। भले ही तुम दोनों ने अच्छा काम किया है, लेकिन तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। अब से तुम्हें जमीन पर रहना होगा और घमंड और जल्दबाजी से बचना होगा। क्योंकि तुमने मुझे पहले लिफ्ट दी थी, इसलिए मैं तुम दोनों को एक मौका दूंगी। मेंग जिंगजोउ, तुम्हारे पास प्योर यांग स्पिरिचुअल रूट है। तुम्हारी ची और ब्लड बहुत ज्यादा हैं जो भूत और बुरी आत्माओं के लिए काल हैं। 8 एल्डर्स में से तीसरे एल्डर इस रास्ते को सबसे अच्छे से समझते हैं, इसलिए तुम उन्हें अपना मास्टर बना सकते हो। रही बात लू यांग की, तुम्हारे पास सोर्ड स्पिरिचुअल रूट है जो सोर्ड के रास्ते के लिए बिल्कुल सही है। हमारे सेक्ट में सबसे अच्छी तलवारबाजी मेरे मास्टर यानी खुद सेक्ट मास्टर को आती है। तुम्हें उन्हें अपना मास्टर बनाना चाहिए। मेंग जिंगजोउ बहुत खुश हुआ और उसने जल्दी से उन्हें थैंक यू कहा। लेकिन लू यांग ने तुरंत अपने दिल का डर बताया। लेकिन सीनियर सिस्टर, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि सेक्ट मास्टर को डिसाइपल्स को सिखाना बिल्कुल पसंद नहीं है? सीनियर सिस्टर यिनजी ने आराम से अपना हाथ हिलाया। जहां तक डिसाइपल बनाने की बात है, मैं मास्टर की तरफ से यह फैसला ले सकती हूँ। सीनियर सिस्टर यिनजी के जाने के बाद लू यांग और मेंग जिंगजोउ अपने रहने की जगह की तरफ चल दिए। उनकी बातों से यह साफ था कि डिसाइपल्स के मास्टर चुनने के बजाय एल्डर्स अगले 1 महीने तक सबका काम देखेंगे और खुद डिसाइपल्स को चुनेंगे। मेंग जिंगजोउ ने लू यांग की तरफ अपना सिर घुमाया और पूछा, तो उन बूढ़े लोगों की नजर में आने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लू यांग ने थोड़ी देर सोचा और कहा, हम नाटक कर सकते हैं, लेकिन इससे एल्डर्स के फैसले पर असर पड़ेगा। अगर हमने गलत मास्टर चुन लिया और हमें ऐसा कल्टीवेशन मेथड मिला जो हमारे लिए सही नहीं है, तो हम सच में मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेंग जिंगजोउ तुरंत समझ गया। तो इसका मतलब हम वही करें जो हम आम तौर पर करते हैं। तो फिर तुमने इतनी सारी बातें क्यों की? अगली सुबह लू यांग बहुत जल्दी उठ गया। उसने अपना आइडेंटिटी टोकन लिया जिस पर उसका नाम लिखा था और साथ में नए डिसाइपल्स के लिए बनाया गया मैप भी लिया। पूरी सुबह सेक्ट में घूमने के बाद आखिरकार दोपहर से थोड़ा पहले उसे लाइब्रेरी पेविलियन मिल गया। एक सीनियर ब्रदर दरवाजे पर खड़े थे। जब लू यांग ने उन्हें अपना नाम बताया तो सीनियर ब्रदर ने नए पढ़ने वालों के लिए 3 नियम बताए। पहला, नए लोग सिर्फ पहली फ्लोर पर ही पढ़ सकते हैं। दूसरा, वह एक बार में सिर्फ एक ही बुक ले सकते हैं। और तीसरा, उन्हें बुक्स का ध्यान रखना होगा। अगर कोई बुक गंदी हुई तो उन्हें उसकी पूरी कीमत देनी होगी। अंदर बुक्स का बहुत बड़ा कलेक्शन था जिसमें शुरुआत करने वालों की गाइड से लेकर कहानियां, कल्टीवेशन मैनुअल्स और वेपन बनाने के नोट्स तक सब कुछ था। जैसे ही लू यांग उस जगह को देखकर हैरान हो रहा था, उसने अचानक देखा कि शेल्फ्स के बीच एक बुक फंसी हुई थी। उसने उत्सुकता में उसे बाहर खींच लिया। उस बुक पर मिट्टी की एक मोटी परत जमी हुई थी, जैसे सदियों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। जब लू यांग ने उस बुक से मिट्टी साफ की तो उसे आखिरकार उसका नाम साफ दिखा, ड्रैगन फीनिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। सिर्फ नाम से ही एक बहुत ताकतवर और रोब वाली फीलिंग आ रही थी। अगले ही पल लू यांग अचानक खोया खोया सा हो गया, जैसे उसने एक ड्रैगन और फीनिक्स की आवाज एक साथ गूंजते हुए सुनी हो। यहाँ तक कि उसकी आंखों के सामने एक ड्रैगन और फीनिक्स की परछाइयां भी आईं। लेकिन जब वह होश में आया तो वह आवाज और नज़ारे दोनों गायब हो चुके थे। लू यांग ने अपने गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारा, यह सोचकर कि क्या यह सब कोई वहम था। नहीं, वह फीलिंग बिल्कुल सच लग रही थी। शायद किसी कहानी के हीरो की तरह उसे कोई बड़ा छिपा हुआ मौका मिल गया था। लू यांग तुरंत एक्साइटेड हो गया और उसने पहला पेज खोला। लेकिन पेज का किनारा बहुत तेज था और गलती से उसकी उंगली कट गई। खून की कुछ बूंदें उस पेपर पर गिर गईं। अगले ही पल एक अजीब चीज हुई। उस पुरानी बुक से एक सुनहरी रोशनी निकली, जैसे अंदर बंद कोई चीज बाहर आने वाली हो। लू यांग को ऐसा लगा जैसे किसी बहुत ताकतवर चीज ने उसे घूरना शुरू कर दिया हो। वह फीलिंग और साफ होती गई और आखिरकार उस ताकतवर चीज ने बात की। सुनहरी रोशनी के बीच से एक आवाज आई, तुमने बुक गंदी कर दी। लू यांग ने उस आवाज का पीछा किया और देखा कि बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि लाइब्रेरी पेविलियन के दरवाजे पर खड़ा सीनियर ब्रदर था। लेकिन लू यांग बहुत एक्साइटेड था और उसने तुरंत उन्हें दिखाते हुए कहा, सीनियर ब्रदर, ये बुक सच में कमाल की है। क्या आपने अभी वह नहीं देखा? यह सुनकर सीनियर ब्रदर ने उससे बुक छीन ली। इसमें ऐसा क्या कमाल है? वह सुनहरी रोशनी लाइब्रेरी पेविलियन के जादू की वजह से थी। यह उन बुक्स पर आती है जो गंदी हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने बुक का नाम साफ देखा, उनका चेहरा बिल्कुल बदल गया। उन्होंने धीरे से कहा, यह तो वही फॉरबिडन बुक है। मुझे लगा था ऐसी बुक्स को पहले ही निकाल कर खत्म कर दिया गया था। इसे यहाँ किसने छिपाया?
जब लू यांग ने यह सुना तो वह खुशी से झूम उठा। उसने सोचा नहीं था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि लाइब्रेरी पेविलियन में आते ही उसे एक पुरानी फॉरबिडन बुक मिल जाएगी। तो उसने जल्दी से पूछा, सीनियर ब्रदर, ये आखिरकार किस तरह की बुक है? सीनियर ब्रदर के चेहरे के रंग बदलने लगे और आखिरकार उन्होंने बताया, इस बुक में ड्रैगन्स और फीनिक्सेस के मिलने के बारे में बहुत बारीकी से लिखा गया है। क्योंकि इसमें सब कुछ बहुत ज्यादा बारीकी से था, इसलिए ड्रैगन क्लैन और फीनिक्स क्लैन ने इसकी शिकायत की थी और तब से इसे फॉरबिडन बुक बना दिया गया। लू यांग तुरंत चुप हो गया। तो इसका मतलब ये बस एक अजीब सी अडल्ट बुक थी और वह सोच रहा था कि उसे कोई बड़ा छिपा हुआ मौका मिल गया है। उसी वक्त लू यांग को अचानक याद आया कि बुक गंदी करने का मतलब था कि उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो उसने बिना किसी शर्म के पूछा, सीनियर ब्रदर, क्योंकि यह मेरी पहली गलती है, क्या आप इसे जाने दे सकते हैं? सीनियर ब्रदर ने गुस्से से देखा और चुपचाप उस बुक को अपनी आस्तीन में छिपा लिया। कैसी ड्रैगन फीनिक्स ट्रांसफॉर्मेशन? डाओ सीकिंग सेक्ट एक सच्चा और अच्छा सेक्ट है। हमारे पास ऐसी कोई फॉरबिडन बुक कैसे हो सकती है? फालतू बातें मत करो। ऐसी बातों से ड्रैगन क्लैन और फीनिक्स क्लैन दोनों गुस्सा हो सकते हैं। लू यांग तुरंत समझ गया, सीनियर ब्रदर उस बुक के बारे में सब छिपाना चाहते थे। यह तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि अब लू यांग को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सीनियर ब्रदर की मदद से लू यांग को आखिरकार इस कॉन्टिनेंट के बारे में बताने वाली बुक्स मिल गईं। इंसान ज्यादातर सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर रहते हैं। वहां सबसे बड़ी ताकत ग्रेट सिया डायनेस्टी थी, जबकि सबसे मजबूत सेक्ट्स में डाओ सीकिंग सेक्ट और बाकी 5 बड़े इमॉर्टल सेक्ट्स आते हैं जो अच्छे रास्ते पर चलते हैं। उनके अलावा वहां कुछ बुरे डिमोनिक कल्टिवेटर्स भी थे जो खून खराबा करते थे और वे डीमन रेस से भी ज्यादा खतरनाक थे। कॉन्टिनेंट के ईस्ट में एक बहुत बड़ा समुद्र था जहां कभी कभी कुनपेंग जैसे पुराने खतरनाक जानवर दिखते थे। वेस्ट में गोल्डन बुद्धिस्ट किंगडम थी जहां मिट्टी के कणों जितने ढेर सारे मंदिर थे। साउथ में डीमन डोमेन था जहां डीमन रेस का राज था। ड्रैगन क्लैन और फीनिक्स क्लैन वहां के मालिक थे और उनकी अक्सर ग्रेट सिया डायनेस्टी से लड़ाई होती रहती थी। नॉर्थ में सबसे ठंडी जगह थी, एक ऐसी बर्फ की जगह जहां बर्फ कभी नहीं पिघलती और इंसान लगभग न के बराबर थे। वहां सिर्फ बहुत ताकतवर लोग ही रहते थे। शाम तक जब लू यांग के पेट में चूहे कूदने लगे तब उसे याद आया कि उसने दिन भर से कुछ नहीं खाया था। तब तक लाइब्रेरी पेविलियन के दरवाजे पर खड़े सीनियर ब्रदर की जगह एक सीनियर सिस्टर आ चुकी थी। लू यांग ने तमीज से पूछा, सुनिए सीनियर सिस्टर, मैं एक नया डिसाइपल हूँ जो कल ही आया हूँ और मुझे अभी इस सेक्ट के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। मैप पर सिर्फ 100 रिफाइनमेंट पीक लिखा है, क्या डाइनिंग हॉल वहीं पर है? सीनियर सिस्टर ने अपनी नजरें घुमाई और ऐसा लगा जैसे उन्हें लोगों से बात करने में बहुत डर लगता है। अपना सिर झुकाकर उन्होंने धीरे से कहा, तो तुम नए जूनियर ब्रदर हो, मैं यहाँ पहले से हूँ, इसलिए मैं तुम्हें डाइनिंग हॉल में खाने की सलाह नहीं दूंगी। लू यांग थोड़ा हैरान हुआ, क्यों, क्या डाइनिंग हॉल में कोई गड़बड़ है? लू यांग थोड़ा हैरान हुआ, क्यों, क्या डाइनिंग हॉल में कोई गड़बड़ है? सीनियर सिस्टर ने धीरे से समझाया, क्योंकि 100 रिफाइनमेंट पीक पर वेपन्स बनाए जाते हैं और डाइनिंग हॉल के शेफ्स सबसे अच्छे वेपन बनाने वाले हैं, इसलिए वे आग को कंट्रोल करने में बहुत माहिर हैं। उनके बनाए हुए स्टीम्ड बन्स पहाड़ों को चीर सकते हैं, चावल के दाने छोटे हथियार बन सकते हैं और उनकी फ्राइड डॉग स्टिक्स लोहे के शरीर को भी तोड़ सकती हैं। ये बातें सुनकर लू यांग की पीठ में एक ठंडक सी दौड़ गई। उसी वक्त सीनियर सिस्टर ने आगे कहा, और डाइनिंग हॉल में खाने के लिए स्पिरिट स्टोन्स लगते हैं, और तुम्हें देखकर लगता नहीं है जूनियर ब्रदर कि तुम्हारे पास स्पिरिट स्टोन्स होंगे। लू यांग लगभग टूट सा गया। उसे एक ही नजर में पहचान लिया गया था। क्या उसका गरीब होना इतना साफ दिख रहा था? लेकिन उसके इस रिएक्शन से डरने वाली सीनियर सिस्टर थोड़ा घबरा गईं। उन्होंने जल्दी से उसे धीरे से समझाया, परेशान मत हो, डाओ सीकिंग सेक्ट के बहुत से डिसाइपल्स आम परिवार से आते हैं, इसलिए खाने के और भी तरीके हैं। तुम पिल कॉल्ड्रन पीक पर जाकर देख सकते हो, वहां उनके पास कुछ बेकार फेंकी हुई बेगू पिल्स होंगी। तुम वहां के सीनियर ब्रदर्स से कुछ मांग सकते हो। पिल कॉल्ड्रन पीक पर पिल्स बनाने के नियम बहुत सख्त हैं, इसलिए जब वे बेकार कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि उनकी क्वालिटी थोड़ी कम है। तुम्हें जहर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही लू यांग ने सुना कि फ्री में बीगू पिल्स मिल रही हैं, वह तुरंत खुश हो गया। मैं लू यांग हूँ। थैंक यू सीनियर सिस्टर, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सीनियर सिस्टर का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उन्होंने धीरे से कहा, मेरा नाम जो लुलू है। जो लुलू को बाय कहने के बाद लू यांग पिल कॉल्ड्रन पीक पर पहुंच गया। जैसे ही वह पहाड़ के नीचे पहुंचा, उसे दवाइयों की एक तेज खुशबू आई। वह अपने दिल में सोचे बिना नहीं रह सका, तो ऐसी होती है एक जन्नत जैसी जगह और पहाड़। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कहानियों में बताया जाता है। बिना सोचे लू यांग ने 2 लंबी सांसें लीं और अचानक उसका पूरा शरीर हल्का हो गया, जैसे वह अभी हवा में उड़ने वाला हो। लेकिन तभी दूर से किसी ने घबराकर चिल्लाया, जूनियर ब्रदर, उसे अंदर मत खींचो। लेकिन अफसोस, वह आवाज बहुत दूर से थी, इसलिए लू यांग को साफ सुनाई नहीं दिया। वह सीनियर ब्रदर बहुत परेशान दिख रहे थे। जूनियर ब्रदर, अभी टर्टल ब्रीदिंग आर्ट का इस्तेमाल करो, अगर नहीं पता तो अपनी नाक बंद कर लो। वह खुशबू एक खराब हुई पिल से निकली हुई जहरीली गैस है। बेहोश होने से पहले लू यांग ने आखिरी बार यही सुना था। उसने अपने दिल में गुस्सा किया, ये कैसी अजीब जगह है, यहाँ की खुशबू भी जहरीली है। जब लू यांग की आंख खुली तो उसने खुद को एक एल्केमी रूम के अंदर लेटा हुआ पाया।
उसी वक्त वह सीनियर ब्रदर जिसने पहले उसे बचाने की कोशिश की थी उसके पास आया और शर्माते हुए थोड़ा हंसा। मेरा नाम वूमिंग है, माफ करना छोटे भाई। मैं दवाई बनाते वक्त कुछ सोचने लगा था और मेरा ध्यान भटक गया। मैं आग को कंट्रोल नहीं कर पाया और गलती से दवाई जहर बन गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, भले ही मुझसे गलतियां होती रहती हैं पर मैंने आज तक किसी को जहर देकर मारा नहीं है। यह सुनकर लू यांग और भी ज्यादा परेशान हो गया। तो क्या अब वह इस आदमी को शुक्रिया बोले कि उसने उसे जहर देकर नहीं मारा? अचानक लिu यांग को अपने सिर के पीछे तेज दर्द महसूस हुआ और उसने पूछा, सीनियर ब्रदर वू, आपने तो कहा था कि मैं ठीक हूँ, फिर मेरे सिर के पीछे इतना दर्द क्यों हो रहा है? वूमिंग के चेहरे पर तुरंत पछतावा दिखा। जब मैं तुम्हें उठाकर ला रहा था तब मेरा ध्यान फिर भटक गया और गलती से तुम्हारा सिर जमीन से टकरा गया। लेकिन तुम्हें सच में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक कोई जिंदा है पिल कॉल्ड्रन पीक उसे ठीक कर सकता है। बोलते बोलते उसने एक दवाई निकाली जिसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। जब तुम बेहोश थे मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए यह दवाई बनाई थी। ये 3 निशान देख रहे हो, यह एक परफेक्ट दवाई की पहचान है। इस वक्त लू यांग की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वह इसे खाए। यह देखकर कि लिu यांग को उस पर यकीन नहीं है, वूमिंग गुस्सा नहीं हुआ। इसके बजाय उसने दिखाने के लिए एक छोटा सफेद चूहा पकड़ीढ़ा। अगले ही पल चूहे के मुंह से झाग निकलने लगा और वह बिल्कुल शांत हो गया। लू यांग के चेहरे पर परेशानी के निशान साफ दिखने लगे। क्या इसको वह बिल्कुल ठीक कह रहा था? वूमिंग ने जल्दी से सफाई दी, यह एक हादसा था। यह पक्का एक हादसा था। चूहा शायद बहुत छोटा और कमजोर था जो इस ताकत को झेल नहीं पाया। छोटे भाई तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए एक और दवाई बनाता हूँ। लिu यांग तो पिल कॉल्ड्रन पीक पर सिर्फ कुछ बेगू पिल्स मांगने आया था, लेकिन अभी उसने कुछ किया भी नहीं था और वह सिर पर पट्टी बांधे बिस्तर पर लेटा हुआ था। अगर उसने यहाँ कुछ और खाया तो शायद यमराज भी उसकी हिम्मत की तारीफ करेंगे कि वह मौत को दावत दे रहा है। लू यांग ने तुरंत वूमिंग को पकड़ीढ़ा और भीख मांगने लगा, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ देता हूँ, मुझे जाने दो। लिu यांग इतना डर गया था कि वह लंगड़ाते हुए पिल कॉल्ड्रन पीक से बाहर निकल गया। जब तक वह अपनी गुफा वाले घर वापस पहुंचा उसे बहुत तेज भूख लग चुकी थी। अगर ध्यान से सोचें तो उसने आखिरी बार कल सुबह खाना खाया था। इस वक्त लू यांग के पास खड़े होने की भी ताकत नहीं बची थी। तभी किसी ने उसकी गुफा के दरवाजे पर दस्तक दी। पहले तो लिu यांग दरवाजा नहीं खोलना चाहता था, लेकिन आखिर में वह अपने कमजोर शरीर को खींचते हुए दरवाजे तक गया ताकि आने वाले से मिल सके। उसके हैरान होने की वजह यह थी कि बाहर खड़ीदा शख्स डाओ सीकिंग सेक्ट का 7वां एल्डर वूजी जी था। पता चला कि कल लिu यांग के साथ हुए बुरे हादसे के बारे में सुनकर 7वां एल्डर खास तौर पर उसके लिए आम लोगों को ठीक करने वाली असली दवाई और एक बर्तन भरकर बिगू पिल्स लाया था। उसने लिu यांग को खास तौर पर यह भी याद दिलाया कि अगर उसे कभी और बिगू पिल्स चाहिए हों तो वह गलती से भी वूमिंग से न मांगे। इसके बजाय वह वेंडा, चिंगकोंग या लोंगयान से मांग सकता है। लेकिन यह कहने के बाद 7वां एल्डर अचानक रुक गया। आखिर में उसने अपना फैसला बदला और कहा, सच तो यह है कि अब से तुम सीधे मेरे पास ही आ जाया करो। जब लिu यांग ने यह सुना तो उसने तुरंत 7वें एल्डर की तरफ उंगली उठाई और पूछा, आपने इतने खतरनाक चेलों को ट्रेन किया है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे ज्यादा खतरनाक हैं? 7वें एल्डर के जाने के बाद लिu यांग ने तुरंत पत्थर की मेज पर रखी बिगू पिल्स की तरफ देखा। भले ही उसका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अगर उसने अभी कुछ नहीं खाया तो वह सच में भूख से मर जाएगा। लिu यांग ने चुपके से फैसला किया कि वह पहले एक बिगू पिल खाएगा। अगर कुछ भी गड़बड़िशा हुई तो वह तुरंत ठीक करने वाली दवाई निगल लेगा। बिगू पिल खाने के बाद वह बिना पलकें झपकाए ठीक करने वाली दवाई को घूरने लगा। 10 मिनट बाद लिu यांग यह देखकर खुश और हैरान रह गया कि वह बिल्कुल ठीक था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसके मुंह में एक अच्छी खुशबू बस गई और उसकी भूख तुरंत गायब हो गई। फिर भी लू यांग को इस बात की चिंता सताने लगी कि क्या इन बिगू पिल्स में पूरा न्यूट्रिशन है और क्या इसे हमेशा खाने से कमजोरी तो नहीं हो जाएगी। लेकिन अब जब उसके पास इतनी सारी बिगू पिल्स थीं तो उसने पूरा महीना लाइब्रेरी पेविलियन में पढ़ने पर फोकस करने का फैसला किया। 1 महीने बाद लिu यांग हेवेंस गेट पीक के एक शांटियन हॉल में पहुंचा। हॉल के अंदर 3 मेमोरियल टैबलेट्स रखी थीं। पहली टैबलेट 1,20,000 साल पहले के डाओ सीकिंग सेक्ट के फाउंडर शांटियन डाओरेन की थी। दूसरी टैबलेट गुयुअन तियांजुन की थी, जिसने 1,00,000 साल पहले इस सेक्ट को एक छोटे से ग्रुप से एक बड़ी ताकत में बदल दिया था। और तीसरी टैबलेट हनहाई डाओजुन की थी, जो 50,000 साल पहले इस कमजोर होते सेक्ट को वापस उसकी ऊंचाई पर लाया था। जब लिu यांग आसपास देख ही रहा था तभी सीनियर सिस्टर युनजी उसके पास आई। सिर्फ सीनियर सिस्टर को वहां देखकर लिu यांग थोड़ा परेशान हो गया। सीनियर सिस्टर, हमारे मास्टर कहाँ हैं? युनजी ने आराम से 3 तस्वीरें सामने रखी और कहा, मास्टर अभी ध्यान में हैं। मैं उनकी जगह तुम्हें उनका चेला स्वीकार करती हूँ और तुम्हारी कल्टीवेशन में मदद करूंगी। इससे पहले कि तुम ऑफिशियली अपनी कल्टीवेशन शुरू करो, मैं पहले तुम्हें हमारे परिवार के बारे में बता देती हूँ। मास्टर के कुल मिलाकर 4 चेले हैं। मेरे और तुम्हारे अलावा तुमसे बेडी डीडे एक सीनियर ब्रदर और एक सीनियर सिस्टर भी हैं। ये मास्टर की तस्वीर है। मास्टर के बहुत कम नियम हैं। जब तक तुम कोई बड़िरदा अनर्थ नहीं करते वह बीच में नहीं आएंगे। बाकी 2 तस्वीरें तुम्हारे दूसरे सीनियर ब्रदर और तीसरी सीनियर सिस्टर की हैं।
फिर युनजी ने लियूयांग को 3 अगरबत्ती दी और कहा, यह संदेश देने वाली अगरबत्ती है। यह तुम्हारे दिल की बात उन तक पहुंचा सकती है। इसे जलाओ, मास्टर के आगे सिर झुकाओ और चेला बनने की रस्म पूरी हो जाएगी। लियूयांग ने अपने सामने उन काली और सफेद तस्वीरों को देखा, फिर अपने हाथ में पकड़ी अगरबत्ती को देखा और न जाने क्यों उसकी पीठ में एक ठंडक सी दौड़ गई। एक पल के लिए रुकने के बाद उसने तस्वीर के आगे सिर झुकाया। मास्टर, कृपया अपने इस चेले का प्रणाम स्वीकार करें। सीनियर ब्रदर, सीनियर सिस्टर, आपका यह छोटे भाई आपको प्रणाम करता है। इसके बाद लिू यांग ने अगरबत्ती को तस्वीर के सामने रखे छोटे से बर्तन में लगा दिया। फिर उसने युनजी की तरफ घूमकर हिचकिचाते हुए पूछा, सीनियर सिस्टर, मुझे पता है कि यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मुझे पूछना ही पड़ेगा। मास्टर पक्का जिंदा तो है ना? युनजी बिल्कुल हैरान दिखी। उसे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों पूछा। बेशक मास्टर जिंदा हैं। इसके तुरंत बाद लिू यांग की ऑफिशियल कल्टीवेशन शुरू हो गई। युनजी ने सीधे काम की बात की। मैं पहली बार किसी को सिखा रही हूँ और तुम पहली बार सीख रहे हो, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे के साथ थोड़ा सब्र रखना होगा। लेकिन तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने आज के लिए काफी तैयारी की है। बोलते हुए युनजी ने लू यांग को दवाई की कुछ छोटी बोतलें दी। यह व्हाइट बोन पिल है जो मरे हुए को जिंदा कर सकती है और हड्डी पर मांस ला सकती है। यह 7 लेवल वाली पगोडा पिल है जो मुश्किल वक्त में तुम्हारी जान बचा सकती है। और यह 9 टर्न वाली रीइंकार्नेशन पिल है। इन दवाइयों के होते हुए तुम्हारा मरना सच में मुश्किल होगा। फिर युनजी ने आराम से हवा में एक रास्ता बनाया और कहा, सोर्ड चलाने वालों के लिए सोर्ड की समझ और हाथों की ताकत सबसे जरूरी होती है। इसलिए जब शरीर को मजबूत करते हैं तो सबसे पहले हाथों की ताकत पर ध्यान देते हैं। मैं सिर्फ एक बार करके दिखाऊंगी, इसलिए ध्यान से देखना। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसने अपने स्टोरेज स्पेस से पानी के 2 बेडिडे मटके निकाले। मटकों के जमीन पर गिरने की भारी आवाज सुनकर लू यांग का दिल धक धक उठा और उसे अंदर से एक बहुत बुरा इशारा मिला। तो एक सोर्ड इमॉर्टल बनने का पहला कदम 2.5 घंटे तक मटका उठाने की ट्रेनिंग थी। सीनियर सिस्टर युनजी ने आराम से पानी के 2 बड़े मटके उठाए जो लिू यांग से भी बड़े थे। वह हल्के से एक मटके के किनारे पर खड़िदी हो गई और दूसरे मटके के किनारे को एक हाथ से मजबूती से पकड़ लिया। उसने उसे आराम से ऊपर उछाल दिया। इससे पहले कि मटका जमीन पर गिरता, उसने सिर्फ एक हाथ से उसके किनारे को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ लिया। यह पूरा काम इतना आसान और खूबसूरत था कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। युनजी ने मटकों को नीचे रखा और आराम से कहा, बस इस लेवल तक पहुंच जाओ, उतना ही काफी होगा। लिू यांग ने थूक निगला। उसे मटका उठाने की भी जरूरत नहीं थी यह जानने के लिए कि वह इतना बड़ा था कि उसके अंदर उसका पूरा शरीर आ सकता था और उसे मिट्टी से दबाकर दफनाया जा सकता था। इतने बड़े मटके को हवा में उछालने की कोशिश करना सीधे मौत को बुलावा देना था। लू यांग ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की, एक हाथ से मटके को पकड़ा और उसे एक बार में उठाने की कोशिश की। लेकिन अफसोस, मटका अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया और अपनी पूरी जान लगा दी। तब जाकर वह मटका मुश्किल से थोड़ा सा ऊपर उठा। लेकिन लू यांग ने चाहे जितनी भी कोशिश की, वह उसे सिर्फ उतना ही हिला पाया। इससे पहले कि वह 2.5 सेकंड भी टिक पाता, वह पूरी तरह थक कर गिर गया। उसे इस हाल में देखकर युनजी तुरंत समझ गई कि उसके लिए इसे उठाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उसने अपना हाथ उठाया और हवा में एक टैलिस्मैन बनाया। फिर उसने उस टैलिस्मैन को मटके पर चिपका दिया और लू यांग से दोबारा कोशिश करने को कहा। जब लिू यांग ने एक बार फिर कोशिश की तो उसने देखा कि मटका सच में बहुत हल्का हो गया था, कम से कम इतना हल्का कि वह उसे हिला सके। फिर भी वह ज्यादा देर नहीं टिक पाया और दोबारा जमीन पर गिर गया। युनजी ने समझाया, इस मटके का वजन अब बिल्कुल तुम्हारी आखिरी हद पर सेट किया गया है। बस अपना मुंह मत खोलना और अपनी सांस को बाहर मत निकलने देना। अपनी सांस पर ध्यान दो। छोटे भाई, आज के लिए तुम पूरे दिन इस मटके को उठाने की कोशिश करो और देखो क्या होता है। मैं इसे तुम पर नजर रखने के लिए छोड़ दे रही हूँ। यह सब समझाने के बाद युनजी घूमकर चली गई। अब वहां सिर्फ एक अजीब सा दिखने वाला पपेट बचा था जिसे लिू यांग पर नजर रखने का काम दिया गया था। लू यांग और वह पपेट एक दूसरे को घूरने लगे और वह एक ठंडी सांस लिए बिना नहीं रह सका। कोई और रास्ता न होने की वजह से उसने मटका उठाने वाली अपनी मुश्किल जिंदगी शुरू की। इसी तरह आधे घंटे तक एक ही जगह पर मटका उठाने के बाद लिू यांग की पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। साफ था कि यह ऐसी चीज नहीं थी जो सिर्फ पक्के इरादे से की जा सके। जैसे ही लू यांग थोड़ा आराम करना चाहता था, पपेट ने सीधे उसके मुंह में 2 दवाइयां डाल दी। पपेट के मुताबिक जब भी वह थक जाए उसे बस 2 दवाइयां खानी थी, 10 मिनट आराम करना था और फिर से ट्रेनिंग शुरू करनी थी। और इस तरह उन दवाइयों की वजह से लिू यांग को 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं मिला। पपेट ने उसके शरीर की आखिरी बूंद तक ताकत निचोड़ ली। जब उसके हाथों की ताकत खत्म हो गई तो पपेट ने उसे 2 टॉनिक पिल्स खिला दी। जब उसके हाथ इतने दुखने लगे कि वह उन्हें हिला भी नहीं पा रहा था, तब भी पपेट ने उसे 2 टॉनिक पिल्स खिला दी। जब लिू यांग को इतनी नींद आ रही थी कि वह बेहोश होने वाला था, तब पपेट ने उसे फिर से 2 और टॉनिक पिल्स खिला दी। आखिर में शाम के वक्त लिू यांग एक भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। हमेशा की तरह पपेट ने जबरदस्ती उसके अंदर 2 और टॉनिक पिल्स डाल दी। यह देखकर कि उस पर कोई असर नहीं हो रहा है, उसने आखिरकार उस दिन की ट्रेनिंग खत्म कर दी। फिर
पपेट ने एक छोटी गाढ़ी ढूंढी, लू यांग को उस पर लादा और बड़े ध्यान से उसे एक घास फूस की चटाई से ढक दिया। और इस तरह हमारा हीरो लिू यांग मटका उठाते उठाते मर गया। इस मानवा का यहीं पर अंत होता है। खाने की खुशबू आने के बाद लिू यांग के मुंह में पानी आने लगा और धीरे धीरे उसे होश आने लगा। क्योंकि वह सेक्ट मास्टर के परिवार का चेला बन चुका था, इसलिए उसे खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। आखिरकार अब उसे बीगू पिल्स पर जिंदा रहने की जरूरत नहीं थी। ऐसे अनोखे खाने जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, उनसे स्वादिष्ट पकवान बनाए गए थे और खाने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन अगले ही पल हवा में फैली दवाइयों की बदबू उसकी नाक से टकराई और वह उस गंदी बू से लगभग बेहोश होने वाला था। पता चला कि युनजी ने उसके नहाने के लिए शरीर को मजबूत करने वाली दवाई का एक बड़द्दा डब्बा तैयार किया था। उसने बड़द्दे ध्यान से लू यांग को एक खोखली नली दी और समझाया कि जब तुम इस दवाई के पानी में बैठोगे तो तुम्हारा पूरा शरीर अंदर होना चाहिए, जिसका मतलब है कि सिर भी बाहर नहीं रह सकता। जब तुम्हारा सिर अंदर चला जाए तो तुम इस नली से सांस ले सकते हो। सांस लेते हुए लू यांग ने सोचा कि सीनियर सिस्टर सच में हर बात का ध्यान रखती है। भले ही यह उसे एक सजा जैसा लग रहा था, पर वह यह सब उसके भले के लिए ही कर रही थी। युनजी के जाने के बाद लू यांग ने नली को दांतों से दबाया और पानी के लकड़ी के ट्यूब में कूद गया। अगले ही सेकंड उसकी जोर से चीखने की आवाज पूरी गुफा में गूंज गई। इसे सुनकर युनजी भी चौंक गई, जो अभी थोड़ी ही दूर गई थी। वह जल्दी से वापस आई और उसने चिंता के साथ लू यांग से पूछा कि क्या हुआ है। उसने देखा कि लू यांग का पूरा शरीर बिल्कुल लाल हो गया था। सीनियर सिस्टर, क्या आप हमेशा उबलते हुए पानी से नहाती हैं? युनजी ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने जलने की दवा और बाल उगाने की दवा निकाली, उसे पास खड़े पपेट को दी और उसे लू यांग पर दवा लगाने का ऑर्डर दिया। युनजी भी इस बारे में थोड़ी मजबूर लग रही थी। वह बचपन से ही एक जादुई जगह पर पली बढ़ी थी, जहां सिर्फ कल्टीवेटर्स रहते थे, इसलिए उसे आम लोगों के बारे में बहुत कम पता था। लू यांग को अच्छे से सिखाने के लिए वह भी आम लोगों की आम बातों को सीखने की पूरी कोशिश कर रही थी। लगातार ताकत की ट्रेनिंग, स्पिरिट बीस्ट के मांस का खाना और दवा वाले पानी से नहाने के बाद वक्त जल्दी से गुजर गया। लू यांग, जो पहले एक आम इंसान था, अब पानी के बड़े मटकों के साथ खेलने वाला एक बेहतरीन कलाकार बन चुका था। भले ही इस बीच उसकी स्किन जली और निकली थी। 3 बड़े मटके, जिनमें से हर एक का वजन 200 पाउंड्स था, लू यांग के हाथों में खिलौने की तरह घूम रहे थे। साथ ही वह उन मटकों के किनारों पर पैर रखकर आराम से घूम सकता था और 8 ट्राइग्राम स्टेप्स ऐसे चल सकता था जैसे किसी सपाट जमीन पर चल रहा हो। कुछ समय पहले लू यांग का अच्छा दोस्त मेंग जिंगजो उससे मिलने आया था। मेंग जिंगजो के मुताबिक मेंगू और बाकी के ज्यादातर लोग जो उनके बैच के थे, उन्होंने अपने शरीर में ची को खींच लिया था। सिर्फ लू यांग ही अभी तक मुश्किल से बॉडी ट्रेनिंग में ही फंसा हुआ था, जिसकी वजह से वह थोड़ा परेशान और उदास महसूस कर रहा था। जब लू यांग ख्यालों में खोया था, तभी युनजी अचानक उसके सामने एक भूत की तरह आई। तुम्हारी बॉडी ट्रेनिंग मेरी उम्मीद से ज्यादा तेज है, अब अगले स्टेप का वक्त आ गया है। यह सुनकर लू यांग ने जल्दी से मटका नीचे रखा और खुशी से पूछा, सीनियर सिस्टर, क्या इसका मतलब है कि मैं अब अपने शरीर में ची खींचना शुरू कर सकता हूँ? लेकिन युनजी ने अपना सिर हिलाया। तुमने भारी चीज को हल्का महसूस करना सीख लिया है। अगला स्टेप है हल्की चीज को भारी महसूस करना। फिर पपेट टोफू से भरी हुई एक पूरी गाड़ी लेकर वहां आया। युनजी ने लू यांग से टोफू का एक टुकड़ा उठाने को कहा। लू यांग को नहीं लगा कि यह मुश्किल होगा। यह तो बस टोफू उठाना था, है ना? लेकिन जैसे ही उसने थोड़ी सी ताकत लगाई, टोफू टूटकर बिखर गया। लू यांग, जो एक सेकंड पहले पूरे कॉन्फिडेंस में था, तुरंत शर्मिंदा हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि पहली बार तो बस एक गलती थी और दूसरी बार में जरूर हो जाएगा, लेकिन आखिर में टोफू फिर से टूट गया। इसके बाद लू यांग ने चाहे जितनी बार भी कोशिश की, नतीजा बिल्कुल वैसा ही रहा। आखिर में पूरी गाड़ी में से सिर्फ 2 ही टोफू के टुकड़े सही बचे थे। युनजी से अब और देखा नहीं गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और टोफू का एक टुकड़ा उठाया। फिर उसने अचानक उसे छोड़ दिया। जैसे ही टोफू नीचे गिरा, युनजी ने बहुत तेजी से उसे दोबारा पकड़ लिया। लू यांग की आंखें फटी की फटी रह गईं। तब उसे समझ आया कि गिरते हुए टोफू को पकड़ना उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। जाने से पहले युनजी ने उसे याद दिलाया, यह टोफू के टुकड़े आम नहीं हैं। इन्हें रोज खाने से तुम्हारे शरीर के 5 तत्व बैलेंस रहेंगे, इसलिए जो टोफू तुम तोड़ोगे वही अब से तुम्हारा खाना होगा। पहले तो लू यांग ने परवाह नहीं की। अगर कुछ दिन टोफू खाना पड़े तो क्या हुआ, ये कितना बुरा हो सकता है। लेकिन कुछ दिनों बाद न सिर्फ उसके पूरे शरीर से बीन्स की बू आने लगी, बल्कि टोफू को लगातार देखने की वजह से उसकी आंखें भी टेढ़ी होने लगी थीं। खुशकिस्मती से पपेट समझदार था। उसने आगे बढ़कर उसे 2 थप्पड़ मारे और लू यांग की आंखें तुरंत ठीक हो गईं। जब खाने का वक्त आया, लू यांग चुपचाप उस खाने को घूरने लगा जो पपेट लेकर आया था। स्टर फ्राइड टोफू, डीप फ्राइड टोफू, फर्मेंटेड टोफू, मिक्स टोफू, टोफू पुडिंग और टोफू सूप। उसके दिमाग में तो ये तक चलने लगा कि टोफू का एक टुकड़ा उसे प्यार से लव यू कह रहा है और उसे वहीं उल्टी आने वाली थी। मुझे अभी भूख नहीं है, शायद मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन पपेट ने बिना किसी रहम के उसे जबरदस्ती खाना खिलाना शुरू कर दिया। जब तक लू यांग आराम करने के लिए अपनी गुफा में वापस आया, उसकी जीने की उम्मीद ही खत्म हो चुकी थी। वह सच में अब कभी टोफू नहीं खाना चाहता था।
लेकिन तभी गुफा के अंदर अचानक धुएं का एक बादल उठा। नजारा बदला और लू यांग ने खुद को एक बिल्कुल सफेद जगह पर पाया। उस धुएं के बीच से एक भारी आवाज आई, नौजवान, यह एक टेम्पररी जगह है जो मैंने बनाई है, इसका कोई पता नहीं लगा सकता। मैंने सदियों को गुजरते देखा है और कई ताकतवर लोगों को देखा है। आखिर में सब वक्त के साथ खत्म हो गए, सिर्फ मैं ही हमेशा के लिए बचा रहा। आज अचानक मैंने किस्मत का हिसाब लगाया और मुझे पता चला कि तुम्हारा मुझसे एक रिश्ता है, इसीलिए मैंने तुम्हारी आत्मा को यहाँ बुलाया है। इस जगह पर तुम्हें ची रिफाइनिंग से लेकर ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग तक के कल्टीवेशन मेथड्स और पिल्स मिलेंगे। हर स्टेज पर तुम मेरी ताकत का एक हिस्सा पाओगे। यह सुनकर लू यांग के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं, सीनियर? सीनियर 3 बार जोर से हंसे, फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़े और उस घने धुएं से बाहर आए। लू यांग ने सोचा था कि सपने में किसी बड़े एक्सपर्ट से मिलना उसके लिए एक बड़ा मौका है, लेकिन जब उसने सीनियर का असली रूप देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि उनका सिर बिल्कुल एक चौकोर टोफू का टुकड़ा था। टोफू सीनियर लू यांग के और पास आए और तेजी से बोलने लगे, मैं टोफू हेवनली वेनरेबल हूँ। तुम जितना ज्यादा टोफू खाओगे तुम्हारी कल्टीवेशन उतनी ही तेज होगी और तुम्हारी ताकत उतनी ही गहरी होगी। फिर सुंदर साथी तुम्हारे साथ होंगे और इस कॉन्टिनेंट के सबसे ऊपर खड़े होना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। लू यांग इस नज़ारे से इतना डर गया कि वह अचानक जाग गया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह सब सच में सीनियर सिस्टर ने किया था। आखिरकार उनके मास्टर ने एक बार युंजी को सिखाया था कि थोड़ा सा दबाव इंसान को और मेहनत करने के लिए तैयार करता है। इसीलिए सीनियर सिस्टर ने बहुत मेहनत से लू यांग पर सपने में जाने का जादू किया था और एथ एल्डर से बोलने के लिए लाइंस भी ली थी। बस एक ही दिक्कत थी कि एथ एल्डर की दी हुई लाइंस थोड़ी अजीब थीं। कुछ समय बाद लू यांग अब टोफू को आराम से पकड़ सकता था। वह उसे एक सैंडबैग की तरह पपेट के साथ यहाँ वहाँ फेंक भी सकता था। यह देखकर सीनियर सिस्टर को बहुत खुशी हुई। वह अपनी मुस्कुराहट को रोक नहीं पाई। ऐसा लगा जैसे उनकी सारी मेहनत रंग लाई है। हल्की चीज को भारी महसूस करना, तुमने ये कर दिखाया। ये स्टेज पूरी हो गई है, बधाई हो छोटे भाई। अब तुम एक ची रिफाइनिंग कल्टीवेटर बन गए हो। लू यांग थोड़ा हैरान हुआ और उसने अपनी तरफ इशारा किया। मैं अचानक ची रिफाइनिंग कल्टीवेटर कैसे बन गया? सीनियर सिस्टर ने उसे याद दिलाया। 3 दिन पहले की सुबह। तब जाकर लू यांग को याद आया। उस सुबह वह जल्दी उठा था, सुबह की धूप के सामने खड़ा हुआ और अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उस वक्त उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही सवाल पर था, वह टोफू को बिना तोड़े कैसे पकड़ सकता है। लेकिन सोचते सोचते लू यांग धीरे धीरे अपने आसपास की सभी चीजों को भूल गया। ऐसा लगा जैसे वह एक साफ ची की तरह ऊपर उठ रहा हो जो धरती और आसमान के बीच बह रही है। फिर उसका ध्यान वापस उसके शरीर में आया और अचानक सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया। उसके डांटियन के अंदर एक गर्म हवा बहने लगी थी और उसी पल लू यांग ने पहली बार टोफू को बिना तोड़े पकड़ लिया था। तो बिना पता चले ही लू यांग ने अपने शरीर में छी खींच ली थी और एक छी रिफाइनिंग कल्टीवेटर बन गया था। सीनियर सिस्टर ने फिर से कहा, यह पुराने जमाने के लोगों का सबसे पहला कल्टीवेशन मेथड है जिसमें नेचर को महसूस किया जाता है। तुम्हारे मेरिडियंस पहले ही दवा वाले पानी से खुल चुके थे, इसलिए यह तरीका तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। ये किसी भी ची गाइडिंग बुक से बेहतर है। लू यांग ने हैरानी से पूछा, तो अब मुझे आगे कैसे कल्टीवेट करना चाहिए? क्या आप मुझे कोई कल्टीवेशन मेथड सिखाएंगी सीनियर सिस्टर? लेकिन सीनियर सिस्टर ने अपना सिर हिलाया। मेरे पास सोर्ड के स्पिरिचुअल रूट से जुड़े बहुत सारे कल्टीवेशन मेथड्स हैं, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आखिरकार जब उन्हें बनाया गया था तो वे तुम्हारे लिए नहीं बने थे। इसीलिए आज से मैं तुम्हें एक बड़ा काम दे रही हूँ। तुम अपना खुद का कल्टीवेशन मेथड बनाओगे। लू यांग का चेहरा अजीब सा हो गया। मेरा खुद का कल्टीवेशन मेथड बनाना? क्या ये ऐसा काम नहीं है जो सिर्फ बड़े सीनियर्स ही कर सकते हैं? मैंने तो अभी बस अपने शरीर में केई खींचा है और अब मुझे एक कल्टीवेशन मेथड बनाना है? क्या ये बहुत अजीब नहीं है? सीनियर सिस्टर ने तुरंत उसकी बात काट दी। कल्टीवेशन मेथड बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोचते हो। जब मुझे अपने सेक्टी के मिशंस पूरे करने होते थे तो मैंने खुद कई कल्टीवेशन मेथड्स बनाए थे और फिर झूठ बोल दिया कि मुझे ये पुरानी जगहों से मिले हैं। लेकिन जब सारी जगहों के बहाने खत्म हो गए तो मैं नए बहाने नहीं बना पाई और उन्हें पता चल गया। लू यांग बिल्कुल परेशान हो गया। वह कहना चाहता था, मैं एक शरीफ इंसान हूँ, इसलिए मुझे मत फंसाइए। लेकिन जब उसने सीनियर सिस्टर की गुस्से वाली आंखों में देखा तो उसके सारे ख्याल बदल गए और उसने कहा, सीनियर सिस्टर बिल्कुल ठीक कह रही है। तभी सीनियर सिस्टर ने उसे एक पुरानी किताब दी जिसका नाम था रिकॉर्ड्स ऑफ द डीमन डोमेन। जैसे ही लू यांग ने उसे खोला, एक खतरनाक डर उसके सामने आया और उसे अपने कानों के पास डीमन बीस्ट्स के चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने लाइब्रेरी में पढ़ा था कि पुराने जमाने के सोर्ड कल्टीवेटर्स ने डीमन बीस्ट्स के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगाकर पहली बार सोर्ड इंटेंट को समझा था। सीनियर सिस्टर का मतलब साफ था, वह चाहती थी कि लू यांग इस किताब का इस्तेमाल करके अपनी खुद की सोर्ड इंटेंट को समझे। इसीलिए लू यांग ने पूरे भरोसे के साथ कहा, सीनियर सिस्टर, मैं सब समझ गया। युंजी ने उसे देखा क्योंकि उसे नहीं पता था कि लू यांग क्या समझ गया है। फिर भी उसने लू यांग को एक तलवार दी। एक सोर्ड कल्टीवेटर बनने के लिए निशाना बिल्कुल सही होना चाहिए। इस चिंगफेंग तलवार को लो।
तुम्हारा अगला काम है तलवार की नोक से टोफू को इस किताब के डीमन बीस्ट्स की तरह तराशना। जैसे ही सीनियर सिस्टर ने अपनी बात पूरी की, लू यांग को अपने पीछे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह इस आवाज को बहुत अच्छे से जानता था। यह पपेट के टोफू से भरी एक और गाड़ी लाने की आवाज थी। टोफू से जल्दी पीछा छुड़ाने के लिए लू यांग ने इस बार अपनी पूरी जान लगा दी। कुछ ही दिनों में वह टोफू से डीमन बीस्ट्स की शेप्स बनाने लगा था। उसे थोड़ी हिम्मत देने के बाद सीनियर सिस्टर ने एक सफेद तिल का दाना निकाला। एक सोर्ड कल्टीवेटर को अपनी आंखों को भी ट्रेन करना होता है। अब मैं इस तिल के दाने को टोफू के अंदर फेंकूंगी। तुम्हें इसे कम से कम वक्त में ढूंढना होगा। लू यांग अचानक अपने घुटनों के बल नीचे गिर गया। आंखों में आंसू लेकर उसने भीख मांगी। सीनियर सिस्टर, प्लीज कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल कीजिए। सीनियर सिस्टर ने बस चुपचाप रोते हुए लू यांग को देखा और धीरे से कहा। सीनियर सिस्टर युंजी की इस खास ट्रेनिंग के चलते लू यांग की जिंदगी आजकल बहुत बिजी चल रही थी। सुबह के वक्त वह पहाड़ की चोटी पर बैठता और सुबह की धूप का मजा लेता। दिन में वह तलवार चलाने की प्रैक्टिस करता और दिल से अपनी तलवार को समझता। दोपहर को वह एक पेड़ पर लेटकर थोड़ी देर सो जाता। शाम को वह पूरे जोश के साथ पपेट्स का सामना करता। नहीं, अगर सच कहें तो वह पपेट्स से बुरी तरह पिटता था। रात के खाने के बाद वह मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता और सीनियर सिस्टर का दिया हुआ होमवर्क पूरा करता। इसी तरह एक साल गुजर गया और लू यांग की कल्टीवेशन धीरे धीरे बेहतर होती गई। उस दिन लिू यांग मिशन हॉल में एक काम लेने पहुंचा और ताओ सीकिंग सेक्ट के बाकी चेलों ने उसे तुरंत पहचान लिया। देखो, क्या यह वही लिू यांग नहीं है जिसने शीलिन और बेडिडे भाई डाई को गुस्सा दिलाया था? वही जिसने एंट्रेंस टेस्ट में पहला नंबर लाया था, सेक्ट मास्टर का चौथा चेला बना और जिसे बेडिडी बहन यिंजी ने खुद ट्रेनिंग दी है। ऐसी अफवाह थी कि सेक्ट में एक साल रहने के बाद वह कुछ ही दिन पहले फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर बन गया था। लिू यांग को ऐसी बातों की आदत हो चुकी थी। आखिरकार वह गलत नहीं थे। 7 दिन पहले उसने कामयाबी से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट हासिल कर लिया था और वह अभी अभी अपनी साधना से बाहर आया था। बडिड्डी बहन के कहने पर वह मिशन हॉल में एक काम लेने आया था ताकि तजुर्बे से खुद को और मजबूत बना सके। तभी लू यांग की नजर एक ड्यूअल कल्टीवेशन के काम पर पड़ी थी। जिसने यह काम दिया था उसका नाम सुयन था, जो एक रजिस्टर्ड फॉक्स डीमन थी। अपने बचाने वाले के जरिए बचाए जाने के बाद उसने इंसान का रूप ले लिया और उससे शादी करने का फैसला किया। पर परेशानी यह थी कि इंसान और डीमन अलग होते हैं। सुयन के पास एक एमी मीट चार्म बॉडी थी, जिसकी वजह से वह बिना कंट्रोल के यिन एनर्जी खींचती रहती थी। इस वजह से उसके पति का शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। इसलिए उसके पास एक सही ड्यूअल कल्टीवेशन टेक्निक ढूंढने का काम देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस काम में कोई ऐसी अजीब बात नहीं थी। जिस बात ने लू यांग का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वह यह थी कि काम का कागज पीला पीडीडीएस चुका था, जिसका मतलब था कि किसी ने भी इसे लंबे समय से एक्सेप्ट नहीं किया था। इससे एक बड्डिद्दा सवाल खड्डिद्दा होता था, क्या उसका पति अभी भी जिंदा था? जैसे ही लिू यांग उसकी मदद करने ही वाला था, उसने आसपास के चेलों को फिर से आपस में फुसफुसाते हुए सुना। उन चेलों का मानना था कि चलने के लिए कई सही रास्ते हैं। एक सोर्ड स्पिरिचुअल रूट वाले जीनियस होने के नाते लू यांग भला ऐसे काम में कैसे फंस सकता है? यह बेहुदा और गंदा था। यह सुनकर लू यांग बिल्कुल चुप हो गया। कोई हैरानी नहीं कि किसी ने इसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं की थी। छोड़ दो इसे। अपनी बेइज्जती से बचने के लिए उसने इसकी जगह दूसरे कामों को देखने का फैसला किया। लेकिन तभी एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज लू यांग के कानों में पड़ी। डुअल कल्टीवेशन टेक्निक ढूंढ रहे हो? बुरा नहीं है, मैं ये काम करूंगा। लिू यांग पीछे घूमा और सच में वहां खड्डिद्दा इंसान मुन जिंगजू था, जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था। लिू यांग तुरंत मुस्कुराते हुए उसके पास गया। भाई मेंग, मुझे पता था कि तुम ही हो। मेंग जिंगजो भी उतना ही खुश था। बहुत समय बाद मिले भाई लिू। लगता है तुम भी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंच गए हो। बडिड्डी बहन के जरिए झेले गए 1 साल के दुखों को याद करते हुए लिू यांग ने आह भरी। हाँ, मैं आखिरकार फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंच गया। मुन जिंगजू ने बार बार सिर हिलाया। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हालत को देखकर लगता है भाई लिू, तुम यहाँ कोई काम लेने आए हो, है ना? मैं तुम्हें एक खुफिया बात बताता हूँ। हमारे बैच के चेलों के सेक्ट में आने से पहले डाओ सीकिंग सेक्ट में सबसे कमजोर लोग भी गोल्डन कोर स्टेज पर थे। इसलिए इस मिशन हॉल में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स के लिए ज्यादा काम नहीं है। भाई लिू, जल्दी से एक चुन लो इससे पहले कि कोई और उसे ले ले। उसके बाद मेंग जिंगजे अपना काम पूरा करने चला गया। जाने से पहले उसने लू यांग के साथ प्लान बनाया कि जब दोनों का काम हो जाएगा तो वे साथ में अच्छा खाना खाएंगे। लिू यांग ने याद दिलाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। जहां तक बात है कि मेंग जिंगजो ने उस डुअल कल्टीवेशन के काम को लेने की हिम्मत क्यों की, लिू यांग ये समझ सकता था। आखिरकार इस बंदे के पास प्योर यांग स्पिरिचुअल रूट थी। अगर उसे ड्यूअल कल्टीवेशन टेक्निक मिल भी जाती तो भी वह उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसलिए बाकी चेलों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसके बाद लिू यांग ने मिशन हॉल में फिर से चक्कर लगाया और देखा कि मेंग जिंगजो सही कह रहा था। ज्यादातर काम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट लेवल से ऊपर के थे और बहुत कम काम ऐसे थे जो उसके स्टेज के हिसाब से सही थे।
उसने एक खास लंबे समय वाला काम भी देखा जिसमें उन कल्टीवेशन तरीकों को जमा करना था जो अभी तक डाउ सीकिंग सेक्ट में दर्ज नहीं थे। इनाम इस बात पर निर्भर करता था कि तरीका कैसा है और उसमें साफ तौर पर लिखा था कि युंजी को इसे एक्सेप्ट करने की इजाजत नहीं है। जैसे ही लिu यांग ने इस लंबे समय वाले काम को देखा उसे बेडिड्डी बहन की शानदार कामयाबी याद आ गई। उस समय बड्डद्दी बहन ने चुपके से अपना खुद का कल्टीवेशन तरीका लिखा था और उसे काम के इनाम के रूप में जमा कर दिया था। उसी समय किसी ने एक ग्रोटो हेवन में अनगिनत मुश्किलों को पार किया और आखिरकार असली केओस डॉन आर्ट हासिल कर लिया। लेकिन जब वे उसे वापस लेकर आए और दोनों की तुलना की तो सबको पता चला कि असली वाला तरीका हर तरह से उस डॉन आर्ट से खराब था जो बेडी डीडी बहन ने खुद बनाया था। खुशकिस्मती से सच सामने आने के बाद सबको यह भी समझ आ गया कि बड्डद्दी बहन ने जो भी कल्टीवेशन तरीका बनाया था वह ग्रोटो हेवंस के अंदर मिलने वाले असली तरीकों से कहीं ज्यादा मजबूत था। एल्डर्स ने कई अलग अलग तरीकों की तुलना की और सब मिलकर कई दिनों तक चुप रहे। आखिर में वे सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंच सके। बड्डद्दी बहन सदियों में एक बार पैदा होने वाली ऐसी जीनियस थी जिनकी काबिलियत धरती और आसमान पर राज करने के लायक थी। इस वजह से सेक्ट मास्टर खुद भी साधना में चले गए और उन्होंने कुछ समय के लिए सेक्ट मास्टर की जिम्मेदारी यिनजी को सौंप दी। हालांकि युंगसी के कुछ समय के लिए सेक्ट मास्टर बनने को लेकर लू यांग ने कुछ और अफवाहें भी सुनी थीं। कुछ चेलों का कहना था कि बड़ी बहन युंजी ने असल में ताकत पर कब्जा कर लिया है, सेक्ट मास्टर को बंद कर दिया है और यहाँ तक कि सभी 8 एल्डर्स को अपने कब्जे में कर रखा है। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने रात को हेवंस गेट पीक पर रोने की आवाजें सुनी हैं और उनका कहना था कि यह रोना जेल में बंद सेक्ट मास्टर का था। लेकिन लिu यांग को उन अफवाहों पर यकीन नहीं था। आखिरकार वह हेवंस गेट पीक पर इतने समय तक रहा था और उसने कभी कोई रोने की आवाज नहीं सुनी थी। उसके बाद लिu यांग को अपने लिए सही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट का एक काम मिला। वह काम एक बोलने वाले पक्षी डीमन बीस्ट से निपटना था। इसलिए वह तुरंत फ्रंट डेस्क पर गया, उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। लेकिन किस्मत से छोटी बहन ताओ याओ ये भी उसी समय फ्रंट डेस्क पर पहुंची, वही काम लेने के लिए। लू यांग ताओ याओ ये से सिर्फ एक बार मिला था जब उन्होंने पहली बार एसेक्टी में कदम रखा था। हालांकि उसने पिछले 1 साल में उसे मुश्किल से ही देखा था, फिर भी उसने तमीज से उसका स्वागत किया। छोटी बहन, क्या इत्तेफाक है। ताओ याओ ये ने यह सुनकर प्यारी सी मुस्कान दी। तो आप हैं बडिड्डे भाई लिu, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचने के लिए बधाई। क्योंकि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के ज्यादा काम नहीं बचे थे, ताओ याओ ये ने सुझाव दिया कि दोनों मिलकर इसे पूरा करें और काम के हिसाब से इनाम आपस में बांट लें। लिu यांग को इससे कोई ऐतराज नहीं था। आखिरकार साथ काम करने का मतलब था कि वे एक दूसरे का ध्यान रख सकते थे। तो पक्षी डीमन बीस्ट से निपटने का काम एक साथ लेने के बाद दोनों एक उड़ने वाली नाव पर सवार हुए और काम की जगह की तरफ निकल पड़े। लेकिन लिu यांग के लिए, जिसे ऊंचाई से डर लगता था, भले ही वह उड़ने वाली नाव बिल्कुल सही चल रही थी, वह फिर भी अपने दिल के डर को काबू नहीं कर पा रहा था। उसके दोनों पैर लगातार कांप रहे थे। ताल याओये को उसकी हालत के बारे में नहीं पता था और वह तो लिu यांग को बाहर के प्लेटफॉर्म पर बुलाना चाहती थी ताकि वह नज़ारे का मजा ले सके। लिu यांग अपने ऊंचाई के डर को सामने नहीं लाना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से मना कर दिया। लिu यांग के चेहरे पर घबराहट देखकर ताओ याओ ये ने चिंता से पूछा, बड्डे भाई, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? यह सुनकर लिu यांग ने तुरंत बिल्कुल शांत होने का नाटक किया। छोटी बहन ताओ याओ ये, क्या तुम्हें कुछ पता है? हम इंसान बेडे अजीब होते हैं। अक्सर लोग जिस चीज से जितना डरते हैं उसकी उतनी ही पूजा करते हैं और उसे पाने की चाहत रखते हैं। मैंने सुना है कि पुराने जमाने में डीमंस हर तरफ फैले हुए थे, मुसीबतें कभी खत्म नहीं होती थीं और इंसान कमजोर थे जो बड़ी ताकतों के बीच बचने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। वे बड़ी डीमंस अपनी पुरानी ताकत, मजबूत शरीर और अपनी खूबियों के दम पर जंगल पर राज करते थे। इंसान बड़े डीमन से डरते थे और वे कुदरती आफत से भी डरते थे क्योंकि दोनों का सामना करना नामुमकिन था। लेकिन साथ ही इंसान बड़े डीमंस की पूजा भी करते थे और वे आफतों की पूजा करते थे इस उम्मीद में कि उन्हें और बड़ी ताकत मिलेगी। इसीलिए पुराने जमाने के ज्ञानियों ने कल्टीवेशन का रास्ता खोला, डीमन बीस्ट के खून से जादुई ताकतें सीखीं और हवा, बारिश, बिजली से टाओ टेक्निक्स को समझा। यह इसीलिए था क्योंकि उन्होंने अनगिनत मुश्किलों को पार किया और एक नई दुनिया बनाई जिससे इंसान आज तक आगे बढ़ सके हैं। तो छोटी बहन, क्या तुम अब समझ रही हो? यह अजीब सोच ही है जिसने इंसानों को इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा राजा बनाया। आसमान भी वैसा ही है। आसमान को पाने की हमारी चाहत और उसके लिए डर हमारे खून में बहता है। यह हर इंसान की सोच है। बोलते हुए उसने अपनी आंखें जोर से बंद रखी थीं और बाहर आसमान की तरफ देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं कर रहा था। लिu यांग की बात सुनकर ताओ याओ ये तुरंत समझ गई। तो बड्डे भाई, आपको ऊंचाई से डर लगता है ना? क्या आप बस ये बता रहे थे कि आपको ऊंचाई से डर क्यों लगता है? यह सुनकर लिu यांग ने शर्म से अपना चेहरा छुपा लिया और कहा, हाँ, यह सही है। ताओ याओ ये का मजाक उड़ाने का कोई इरादा नहीं था। इसकी जगह
वह थोड़ी परेशान हो गई। एक सोर्ड स्पिरिचुअल रूट वाले जीनियस होने के नाते ली यांग आगे चलकर क्या करेगा जब वह तलवार पर उद्धना सीखेगा। उसी समय लिu यांग ने अचानक गंभीर चेहरे के साथ कहा, छोटी बहन, क्या तुमने कभी जमीन पर रहने वाले सोर्ड इमॉर्टल के बारे में सुना है? ताओ याओ ये ने कहा कि उसने नहीं सुना। लिu यांग ने फिर बिल्कुल गंभीर चेहरे के साथ समझाया, इसका मतलब है कि एक सोर्ड इमॉर्टल को आसमान में रहने की जरूरत नहीं है, वह जमीन पर भी चल सकता है। आखिरकार इमॉर्टल्स के लिए सबसे ऊपर खड़िर्दा होना जरूरी नहीं है। तुम बिना मॉर्टल के इमॉर्टल नहीं बन सकते है ना? इसलिए मैं आसमान में उड़े बिना भी तलवार चला सकता हूँ। ताओ याओ ये ने जल्दी से उसे बीच में रोका। रुकिए बड़द्दे भाई, मैंने तो सिर्फ अर्थली इमॉर्टल्स के बारे में सुना है। आपने ये लैंड बाउंड सोर्ड इमॉर्टल नाम कहाँ से सुना? यह सुनकर लिu यांग का चेहरा बहुत गंभीर हो गया, जैसे उसके सीने में कोई सदियों पुराना राज दबा हो। फिर उम्मीद से देख रही ताओ याओ ये के सामने उसने धीरे से सच बताया, मैंने इसे खुद बनाया है। उसके इस भरोसे वाले ढंग ने ताओ याओ ये को बिल्कुल चुप कर दिया। साथ बिताए इस थोड़े से समय ने ताओ याओ ये के दिमाग में लिu यांग की छवि को बिल्कुल तोड़ ढह दिया। उसे अभी भी पहला राउंड याद था जब उसने खुद लिu यांग को सोर्ड स्पिरिचुअल रूट के टेस्ट में पास होते देखा था। उस समय लिu यांग उसे एक ऐसी सीधी तलवार जैसा लगता था जो आसमान को चीर सके, शांत, मजबूत और जिसे रोका न जा सके। दूसरे राउंड के बाद उसने लिu यांग को टेस्ट पास करने के अपने अनोखे तरीके को समझाते हुए भी सुना था। इससे उसे लगा कि सोर्ड कल्टीवेटर्स के पास भी अलग सोच हो सकती है और आगे चलकर उनकी कामयाबी की कोई सीमा नहीं होगी, खासकर आखिरी राउंड के दौरान। हार्ट क्वेश्चनिंग माउंटेन पर उसे इतना दबाया गया था कि वह मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रही थी और उसने एक बार सोचा था कि कोई भी 50वें कदम तक नहीं पहुंच सकेगा। फिर भी उसने खुद लिu यांग को आसानी से 50वें कदम तक पहुंचते और टेस्ट पास करते देखा। उसी की कामयाबी ने उसे बेडिडा भरोसा दिया, जिससे वह लगातार आगे बढ़ती रही और आखिरकार खुद भी पास हो गई। कुछ ही देर पहले तक लिu यांग उसके दिल में वही नर्म, सुंदर, ताकतवर और समझदार बड़द्दे भाई थे, लेकिन अब वह सब कुछ टूट चुका था। पता चला कि कुछ चीजें उतनी अच्छी नहीं होती जितना उसने सोचा था। अपने आंसू पोंछने के बाद ताओ याओ ये ने लिu यांग से पूछा, बड़द्दे भाई, आप बाद में इस उद्दत दिखने वाली नाव से कैसे उतरने का प्लान बना रहे हैं? लिu यांग गंभीरता से सोचने लगा। असल में उसने एक बार बेडिड्डी बहन से इसी हालत के बारे में पूछा था, लेकिन बड्डिद्दी बहन ने जवाब देने से मना कर दिया था। उन्होंने बस उससे कहा था कि किताबों में मत ढूंढो और ना ही दूसरे लोगों से पूछो। उसे खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा और खुद से सोचने की अच्छी आदत डालनी होगी। खुशकिस्मती से लिu यांग को एक सही प्लान सोचने में ज्यादा समय नहीं लगा। छोटी बहन, बस आराम से बैठो और तमाशा देखो। लेकिन आखिरकार अपना पैराचूट बनाने के बाद उसे अजीब लगा जब उसे पता चला कि उड़ने वाली नाव की कंपनी पहले से ही उतरने का सामान देती है। बस थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर डालने पर मुसाफिर आसानी से उतर सकते थे। अभी लिu यांग छोटी बहन ताओ याओ ये के साथ उड़ने वाली नाव से उतरने के बारे में बात कर रहा था। साधना से बाहर आने से पहले यह भी बड़ी बहन के टेस्ट्स में से एक था और लिu यांग ने अपना दिमाग चलाकर जो रास्ता निकाला था वह एक खास तौर पर बनाया गया नया पैराचूट था। जब लिu यांग कांपते हुए उतरने वाले प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो कई मुसाफिर पहले से ही नीचे जाने का इंतजार कर रहे थे। वे सब उड़ने वाली नाव के जरिए गए आम कागज के छातों का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि अकेली ताओ याओ ये ने एक लाल कागज के छाते का इस्तेमाल किया जिसे उसने खुद ध्यान से बनाया था। जब उन्होंने लिu यांग की पीठ पर पैराचूट पैक देखा तो ताओ याओ ये और नाव से उतरने की तैयारी कर रहे बाकी मुसाफिर सभी बहुत हैरान थे। उन्होंने पहली बार ऐसा अजीब सामान देखा था। उड़ने वाली नाव के स्टाफ ने भी लिu यांग को याद दिलाया, अगर कोई मुसाफिर हमारे दिए गए आम छाते का इस्तेमाल करने से मना करता है और गिरकर मर जाता है तो हमारी कंपनी इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। बेशक आम छाते के साथ भी जिम्मेदारी हालत पर निर्भर करती है। लिu यांग ने ऊपर से शांत रहकर कहा कि वह समझ गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह चिल्ला रहा था, बड्डी बहन, प्लीज ऐसा मत करो। तो उड़ने वाली नाव की कंपनी पहले से ही उतरने के औजार देती है। फिर यह किस तरह का टेस्ट था उस समय, क्योंकि हर कोई लिu यांग के उतरने के तरीके को लेकर हैरान था। उन सबकी नजरें उस पर टिक गईं, इस इंतजार में कि वह पहले कूदेगा। इससे लिu यांग को ऊंचाई से डर भी लगा और बहुत अजीब भी लगा। असल में शर्म उसके ऊंचाई के डर से भी ज्यादा बढ़ गई थी। इस अजीब हालत को कम करने के लिए लिu यांग के पास अपने दांत पीसकर कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ताओ याओ ये और बाकी मुसाफिर ठीक उसके पीछे पीछे चले गए। सबने अपने कागज के छाते खोले और धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। एक तय ऊंचाई तक गिरने के बाद लिu यांग ने भी सही समय पर अपनी पीठ पर बंधा पैराचूट खोल दिया। पैराचूट के कपडे पर बड़े बड़े अक्षर देखे जा सकते थे, विनर विनर, चिकन डिनर। हालांकि कुछ भी गलत नहीं हुआ और उसका नीचे आना बिल्कुल सही रहा, फिर भी लिu यांग बहुत ज्यादा डरा हुआ था। हालांकि ताल यालिये को यह बहुत मजेदार लगा। बड़े भाई लू, वह चीज कितनी मजेदार है, क्या इसमें स्पिरिचुअल पावर की जरूरत नहीं होती? सच कहूं तो मुझे भी यह काफी अच्छा लगा। हाँ बड़ी दे भाई लू, ये चीज सच में बहुत अनोखी है और ये बहुत बड़ी भी है। देखो, हमारे आसपास हर कोई आपको ही घूर रहा है।
लेकिन अच्छा होता अगर वह यह बात न कहती। जैसे ही उसने ये कहा, लिu यांग शर्म के मारे बिल्कुल मर ही गया। अच्छा छोटी बहन ताओ याओ, ये चलो जल्दी से टाइपिंग टाउनशिप की तरफ चलते हैं। जल्दी ही दोनों टाइपिंग टाउनशिप पहुंच गए। एक बूढ़ा आदमी पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था और उसने बेडीडे जोश के साथ उनका स्वागत किया। डू इमॉर्टल मास्टर्स, आप आखिरकार पहुंच गए। यह बूढ़ा आदमी टाइपिंग टाउनशिप का चीफ है। यह देखकर लिu यांग चुपके से सब समझने की कोशिश करने लगा। उसने ध्यान दिया कि भले ही यह टाउनशिप चीफ सिर्फ ची रिफाइनिंग के आखिरी स्टेज पर था, फिर भी उसे पहले से ही उनके आने का टाइम और रास्ता पता था और वह उनका स्वागत करने बाहर भी आया था। वह पक्का कोई आम आदमी नहीं था। लेकिन टाउनशिप चीफ की अगली बातों ने लिu यांग को बहुत अजीब फील करवाया। असल में उसने लिu यांग के अजीब तरीके से नीचे उतरने को देख लिया था, इसलिए वह पहले से ही यहाँ इंतजार कर रहा था। इसके बाद लिu यांग सीधी बात पर आया। टाउनशिप चीफ, मेरा नाम लिu यांग है और यह ताओ याओये हैं। हम दोनों ताओ सीकिंग सेक्ट के चेले हैं। काम के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया था, इसलिए आप हमें इस डीमन बर्ड के बारे में सब कुछ बताइए जो आप जानते हैं। टाउनशिप चीफ ने आह भरी और कहा, यह सब लगभग 20 दिन पहले शुरू हुआ था। मैंने तुरंत इसकी खबर क्वे कमांडरी को दी थी, लेकिन उनके पास लोगों की कमी थी। क्योंकि उस डीमन बर्ड ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, उन्होंने हमें इंतजार करने को कहा और इस तरह हमने पूरे 20 दिन इंतजार किया। उस समय टेलर फेंग घबराहट में चिल्लाते हुए सड़क पर भाग कर आया। उसने कहा कि एक इंसान खाने वाला बड़ा डीमन उसके घर आया है और वह बहुत खतरनाक है। जब पड़ोसियों ने यह सुना तो वे सब बहुत डर गए। आखिर इंसान खाने वाला डीमन कोई छोटी बात नहीं होती। टाइपिंग टाउनशिप में सिर्फ लगभग 30 कल्टीवेटर्स हैं और उनमें से इस बूढ़े की कल्टीवेशन सबसे ज्यादा है। क्योंकि मैं यहाँ का टाउनशिप चीफ भी हूँ, इसलिए टेलर फेंग पड़ोसियों को लेकर मेरे पास आया। उसने कहा कि उसे नहीं पता कि उस बड़े डीमन ने किसे खाया है, लेकिन क्योंकि वह इंसानों की भाषा बोल सकता था तो पक्का उसने लोगों को खाकर ही बोलना सीखा होगा। इसलिए मैंने उससे पूछा कि वह डीमन कैसा दिखता है, अभी कहाँ है और उसके पास कौन सी जादुई ताकतें हैं। लेकिन टेलर फेंग उस समय बहुत डरा हुआ था। बहुत देर तक हकलाने के बाद वह सिर्फ इतना ही कह पाया कि वह एक चिड़िया जैसा डीमन था। कोई और रास्ता न होने की वजह से इस बूढ़े को अकेले ही जांच करने जाना पड़ा। लेकिन मेरे घर के अंदर जाने से पहले ही उस डीमन बर्ड ने जोर से पूछा, तुम कौन हो? जांग वांजिया कहाँ है? ये बूढ़ा हैरान रह गया। जांग वांजिया हमारे टाउनशिप में तीसरे लेवल का ची रिफाइनिंग कल्टीवेटर है और हमारे कुछ स्कूल टीचर्स में से एक है। उसका किसी डीमन से क्या रिश्ता हो सकता है? उस समय मैंने खुद आगे बढ़कर उससे पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि डीमन किंग जांग वांजिया को क्यों ढूंढ रहा है? लेकिन उस चिड़िया डीमन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह सीधा दर्जी की दुकान से बाहर उड़ गया। तब से लेकर अब तक वह डीमन बर्ड पूरे टाइपिंग टाउनशिप में उड़ रहा है, इंसानों की भाषा बोल रहा है और सबको डरा रहा है। यह सुनकर ताओ याओये ने हैरानी से पूछा, जब वह डीमन बर्ड जांग वांजिया को ढूंढ रहा है तो क्या आपने कभी उन दोनों को मिलवाने की कोशिश की? टाउनशिप चीफ ने फिर से आह भरी। हमें उसे वहां ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उस डीमन बर्ड ने उसे खुद ही ढूंढ लिया। बस कुछ ही दिन पहले वह डीमन बर्ड जांग वांजिया के घर गया था। उसने जांग वांजिया को देखकर जोर से डीमन चिल्लाया और बहुत से लोगों ने यह सुना। उसके बाद पूरे टाउनशिप में हल्ला मच गया। कुछ लोग कहते हैं कि उस डीमन बर्ड ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए शायद वह हमें चेतावनी देने आया था कि जांग वांजिया असल में एक छुपा हुआ बड़ा डीमन है और बहुत खतरनाक है। बेशक कुछ लोग कहते हैं कि जांग वांजिया इसी गांव में बड़ा हुआ है, इसलिए वह डीमन बर्ड जरूर हमारे साथ कोई चाल चल रहा है। आप दोनों इमॉर्टल मास्टर्स को क्या लगता है, हमें किस पर यकीन करना चाहिए? बूढ़े टाउनशिप चीफ से सारी बात जानने के बाद ताओ याओये को लगा कि यह सच में हो सकता है कि वह डीमन बर्ड लोगों को जांग वांजिया से सावधान रहने की चेतावनी दे रहा हो। आखिर डीमन खानदान में भी कुछ अच्छे लोग होते हैं जो मुसीबत आने से पहले लोगों को बचा लेते हैं। बेशक मैं जानती हूँ कि टाउनशिप चीफ के लिए यह बात मानना मुश्किल हो सकता है, लेकिन डीमन खानदान के कई लंबी उम्र वाले जीव एक ही जगह पर कई सालों तक रहते हैं। वे धीरे धीरे खुद को बूढ़ा होने देते हैं और जब वे दुनिया को अच्छे से देख लेते हैं तो अपनी झूठी मौत का नाटक करके किसी दूसरी जगह पर नए सिरे से शुरुआत करते हैं। इसलिए यह नामुमकिन नहीं है कि जांग वांजिया भी उन्हीं में से एक हो। लेकिन इससे पहले कि टाउनशिप चीफ कुछ बोलते, लिu यांग आगे बढ़ा। बहन ताओ याओये की बात में थोड़ा दम तो है, लेकिन एक बात समझ नहीं आती। अगर जांग वांजिया सच में एक बड़ा डीमन होता जो अपना रूप बदल सकता है, तो वह एक छोटे से डीमन बर्ड को अपने बारे में ऐसी बकवास क्यों करने देता? वह डीमन बर्ड बोलने से पहले ही तुरंत मारा जाता। खैर, हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर फैसला नहीं कर सकते। चलो पहले इस जांग वांजिया से मिलते हैं। यह सुनकर टाउनशिप चीफ उन दोनों को लेकर जांग वांजिया को ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में वे तीनों जांग वांजिया के घर पहुंच गए। टाउनशिप चीफ ने दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, बूढ़े जांग, दरवाजा खोलो। ताओ सीकिंग सेक्ट के 2 चेले यहाँ हमारी मदद करने और उस डीमन बर्ड से छुटकारा दिलाने आए हैं। जैसे ही जांग वांजिया ने दरवाजा खोला, वह गुस्से में चिल्लाया, मैं सच में कोई डीमन नहीं हूँ। आप उस डीमन बर्ड की किसी भी बात पर यकीन नहीं कर सकते। वह चिड़िया तो यह भी चिल्लाती है, आओ मेरे साथ खेलो हैंडसम। तो आप कुछ बूढ़े लोगों को उसके साथ खेलने क्यों नहीं भेज देते? टाउनशिप चीफ ने अजीब तरीके से कहा।
हम तो बस ऐसे ही घूम रहे थे और यहाँ पहुंच गए। जांग ग्वांजिया को इस बात पर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने उन्हें अंदर आने दिया। फिर उसने लाचार होकर बताया, पहले मैं एक बात साफ कर दूं, मैंने उस डीमन बर्ड को पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं क्यों वह बार बार मेरा नाम लेता रहता है। मेरा जन्म टाइपिंग टाउनशिप में हुआ था और मैं सबसे दूर सिर्फ कूहे कमांडरी तक गया हूँ। मुझे नहीं पता मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। जब से उसने यह बकवास चिल्लाना शुरू किया है, मेरा स्कूल पूरी तरह बर्बाद हो गया है और मेरा जीना मुश्किल हो गया है। हर रोज बच्चे मुझसे पूछते हैं, टीचर क्या आप सच में डीमन हैं? कुछ बच्चे तो इस डर से कि मैं उन्हें खा जाऊंगा हर रोज अपना होमवर्क टाइम पर खत्म करते हैं। कुछ परिवारों ने तो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजना ही बंद कर दिया है और अपनी फीस भी वापस नहीं मांग रहे हैं। उन्होंने झूठ कहा कि उनके बच्चे बीमार हैं और अपनी नानी के घर गए हैं, इसलिए वे अभी नहीं पढ़ेंगे। जांग ग्वांजिया ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, जैसे वह अपनी सच्चाई साबित करने के लिए उस डीमन बर्ड से जान की बाजी लगाने को तैयार हो। यह सुनकर लू यांग ने मजाक करते हुए कहा, बाकी सब बातों को छोड़कर बच्चों का होमवर्क टाइम पर करना और फीस वापस न करना दोनों ही काफी अच्छी बातें लगती हैं। जांग ग्वांजिया ने लाचार होकर देखा, आप सच में लोगों को दिलासा देना जानते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी बात नहीं है। एक बार मेरा एक पड़ोसी आधी रात को चुपके से मेरे पास आया और मुझसे अपने दुश्मन को चुपके से मारने को कहा और बोला कि वह इसके लिए कोई भी कीमत देने को तैयार है। मैंने उसे कितना समझाया पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। इस तरह जांग ग्वांजिया ने 2.5 घंटे तक अपना दुखड़ा सुनाया और तभी लिू यांग को नींद आने लगी। तभी अचानक बाहर से गांव वालों के चिल्लाने की आवाज आई, वह डीमन बर्ड फिर से आ गया है। लिू यांग ने जल्दी से एक गांव वाले को रोका और पूछा कि वह डीमन बर्ड कहाँ है। हमारे पास। सही जगह का पता चलने के बाद लिू यांग पहले जांच करने के लिए तैयार हो गया। उसने बहन ताओ याओये को भी याद दिलाया कि अगर बाद में बात करना मुश्किल हो तो उन्हें ताओ सीकिंग सेक्ट के हाथ के इशारों का इस्तेमाल करना चाहिए। वहां जाते हुए लू यांग अपनी तलवार निकालकर किसी भी वक्त लड़ने के लिए तैयार था। आखिर किसी डीमन के लिए इंसानों की भाषा बोलने के लिए उसे अपने गले की हड्डी को साफ करना पड़ता है और उसकी कल्टीवेशन कम से कम ची रिफाइनिंग के आखिरी स्टेज पर होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात यह होती कि वह डीमन बर्ड सिर्फ 7वें लेवल के की रिफाइनिंग पर होता और सबसे बुरी बात यह होती कि वह डीमन बर्ड फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के आखिरी स्टेज से ऊपर होता और अगर ऐसा होता तो लड़ने में बहुत मेहनत लगती। जल्दी ही उसने आखिरकार उस डीमन बर्ड को देख लिया जिसने 20 दिनों से ज्यादा समय से टाइपिंग टाउनशिप को परेशान कर रखा था। उसके गहरे हरे पंख चमकदार थे और उसकी आंखों के कोने से लेकर उसकी गर्दन तक लाल रंग के बड़े निशान थे। लाल और हरा रंग आपस में मिलकर बहुत सुंदर लग रहे थे। क्या मजाक है, क्या यह सिर्फ एक तोता नहीं था? लिू यांग पूरी तरह हैरान रह गया। यह किस तरह का डीमन बर्ड था? उस समय वह तोता हवा में उड़ रहा है और चिल्लाते हुए कह रहा है, आओ मेरे साथ खेलो हैंडसम। इस बेवकूफ तोते को अभी भी खुद को उकसाते हुए देखकर लिू यांग को गुस्सा आ गया और उसने अपने हाथ से खींचने वाली ताकत का इस्तेमाल किया। अगले ही पल उसने एक ही बार में तोते को पकड़ लिया और उसे गुस्से से घूरने लगा। उसी वक्त बहन ताओ याओये भी वहां भाग कर आई। आते ही उसने घबराकर पूछा, भैया क्या आपने उस डीमन बर्ड को पकड़ लिया? जब उसे पता चला कि जिसे सब डीमन बर्ड कह रहे थे वह असल में सिर्फ एक तोता है तो उसका हाल भी लिू यांग जैसा ही हो गया। काम पूरा होना एक अच्छी बात थी और लड़ना नहीं पड़ा यह भी अच्छा था। लेकिन परेशानी यह थी कि वे टाओ सीकिंग सेक्ट से इतनी दूर आए थे और 3 दिन तक फ्लाइंग बोट पर सफर किया था सिर्फ एक तोते को पकड़ने के लिए। जब वे इस काम की रिपोर्ट जमा करेंगे तो उसे देखने वाले बड़े भैया पक्का हंस हंस कर थक जाएंगे। जब टाउनशिप चीफ और बाकी लोगों को पता चला कि तोता पकड़ा गया है, उन सब ने उन दोनों की तारीफ की और कहा कि वे सच में डाओ सीकिंग सेक्ट के बड़े लोग हैं क्योंकि उन्होंने इतनी आसानी से उस डीमन बर्ड को पकड़ लिया। लिू यांग ने सबको आराम से समझाया कि यह असल में एक बहुत ही आम चिड़िया है जिसे तोता कहते हैं और यह इंसानों की आवाज निकालने में माहिर होता है। उसने डीमन इसलिए चिल्लाया होगा क्योंकि उसने टेलर फेंग को चिल्लाते हुए सुना था। और जांग ग्वांजिया कहाँ है यह भी उसने किसी और से सुना होगा। जब जांग ग्वांजिया ने सुना कि जिस चीज ने उसे बर्बाद किया वह सिर्फ एक बेवकूफ चिड़िया थी तो वह अपना गुस्सा रोक नहीं पाया। वह गुस्से में तोते की तरफ बढ़ा, उसे वहीं खत्म करने के लिए तैयार। लिू यांग ने हाथ उठाकर जांग ग्वांजिया को रोका। यह डीमन बर्ड एक ऐसे जंगल से आया है जो यहाँ से बहुत दूर है। ये खुद उड़कर यहाँ नहीं आया होगा और ये 20 दिनों से टाइपिंग टाउनशिप में ही घूम रहा है और कहीं नहीं गया। शायद इसका मालिक यहीं कहीं है। क्या किसी को कुछ पता है? क्या टाइपिंग टाउनशिप में कोई ऐसा घर है जो तोता खरीद कर पाल सकता है? टाउनशिप चीफ ने थोड़ी देर सोचा। इस टाउनशिप में सबको इस बारे में पता है। अगर इस डीमन बर्ड का कोई मालिक होता तो वह कब का इसे लेने आ गया होता। अगर कोई ऐसा है जिसे इस बारे में न पता हो और जिसके पास तोता खरीदने और पालने के पैसे हों तो वह सिर्फ पूरब में रहने वाला शांग परिवार हो सकता है। लेकिन तभी जैसे ही तोते ने शांग परिवार सुना उसने अचानक एक आवाज निकाली। यह देखकर लिू यांग समझ गया कि शांग परिवार में जरूर कोई गड़बड़ है। टाउनशिप चीफ के मुताबिक शांग परिवार के लोग बहुत कम बाहर जाते थे और दूसरों से बात करना पसंद नहीं करते थे। कहा जाता है कि परिवार के मुखिया शांग को जवानी में बड़ा झटका लगा था जिसकी वजह से उनकी कल्टीवेशन बहुत कम हो गई थी। तब से उनका कल्टीवेशन करने का मन खत्म हो गया और वे सबसे अलग यहाँ रहने लगे। फिर भी शांग परिवार बहुत अमीर था और टाइपिंग टाउनशिप का सबसे अमीर घर था,
इसलिए अगर किसी के पास डीमन बर्ड खरीदने के पैसे थे तो वह सिर्फ शांग परिवार ही हो सकता था। इसके बाद टाउनशिप चीफ लू यांग और ताओ याओये को लेकर शांग परिवार के घर पहुंचा। उनका स्वागत करने के लिए एक नौकर बाहर आया जिसका नाम जांग था। उसने सबको देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो आप हैं टाउनशिप चीफ वांग। क्या मैं जान सकता हूं कि आपके पीछे ये दोनों कौन हैं? लिू यांग ने उसे पकड़ा हुआ तोता दिखाया। हमें यह तोता मिला है और सबसे पूछने के बाद हमें लगा कि यह शांग परिवार का हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पूछने आए हैं। अच्छा, तो यह बात है। फिर तो मुझे आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये हमारी मालकिन का तोता लगता है। मैं अभी मालिक और मालकिन को इसकी खबर देता हूँ। आप थोड़ी देर यहाँ इंतजार कीजिए। थोड़ी ही देर में नौकर जांग वापस बाहर आया। टाउनशिप चीफ को मालिक शांग से मिलने के लिए बुलाया गया, जबकि लू यांग और ताओ याओये को मिस शांग से मिलने के लिए ले जाया गया। रास्ते में लू यांग ने हैरानी से नौकर जांग से पूछा कि वह कब से शांग परिवार के साथ है। नौकर जांग ने बताया, मालिक ने मुझे तब बचाया था जब वे सबसे अलग रहने जा रहे थे। तब से मैं 20 सालों से उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो क्या आप वहां थे जब तोता खोया था? नौकर जांग ने हैरानी से पूछा। मैं? उस समय मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया था और मैंने तोते को उड़ते हुए नहीं देखा। अगर मैंने उस समय थोड़ा ध्यान दिया होता तो मालकिन कभी इतनी उदास नहीं होती। यह मेरी गलती थी। मैंने मालकिन को बड़ा होते देखा है। उन्हें तोते के जाने से हर रोज इतना उदास देखकर मुझे बहुत दुख होता है। बात करते करते वे जल्दी ही मिस शांग के कमरे के बाहर पहुंच गए। नौकर जांग ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया और कहा कि 2 जवान लड़के तोते को ढूंढकर लाए हैं। थोड़ी ही देर में अंदर से एक आवाज आई, उन्हें अंदर आने दो। जब सब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि मिस शांग खिड़की के पास चुपचाप बैठकर एक किताब पढ़ रही है। शाम की धूप उनके बालों पर पड़ रही थी, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो, और वह बहुत सुंदर लग रही थी। लेकिन अगले ही पल लिू यांग ने उस अच्छे माहौल को खराब कर दिया। उसने अच्छे के लिए उसे याद दिलाया, धूप में पढ़ना आंखों के लिए बुरा होता है, खासकर शाम के वक्त। एक दिया जला लो। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पिताजी के पास पैसों की कमी है। मिस शांग के पास कहने को कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी किताब बंद की और उनका स्वागत करने के लिए खड़ी हो गईं। लेकिन उनकी आवाज अभी भी ठंडी थी। मेरा नाम शांग वान है। लिटिल ग्रीन को वापस लाने के लिए शुक्रिया। अब जब लिटिल ग्रीन वापस आ गया है तो आप दोनों जा सकते हैं। ताओ याओये ने थोड़ा गुस्से से देखा। उसे इस लड़की का तरीका पसंद नहीं आया। जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, लिू यांग ने उसे रोक दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो थोड़ी बात करते हैं। शांग परिवार के लोग अच्छे लगते हैं, शायद वे हम दोनों को रात को रुकने भी दें। शांगवान ने हंसते हुए कहा, शांग परिवार तुम्हारा स्वागत करता है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी करूं। तुम्हें जल्दी चले जाना चाहिए। सबसे अच्छा होगा कि तुम टाइपिंग टाउनशिप ही छोड़ दो। लेकिन टाइपिंग टाउनशिप में कोई डीमन या भूत नहीं है तो हम क्यों जाएं? लगता है तुम बहुत समय से घर से बाहर नहीं गई हो। क्या तुम हमसे बाहर की दुनिया के बारे में नहीं सुनना चाहती? शांगवान थोड़ी देर के लिए रुकी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लू यांग ऐसा कहेगा, और उसकी आवाज थोड़ी नर्म हो गई। आप दोनों कहाँ से हैं? मैं सच में लगभग 1 महीने से घर से बाहर नहीं गई हूँ। क्या आप मुझे बाहर की दुनिया की कुछ कहानियां सुना सकते हैं? लिू यांग ने आराम से बोलना शुरू किया। कोई बात नहीं। हम टाओ सीकिंग सेक्ट से हैं, जो 5 बड़े इमॉर्टल सेक्ट्स में से एक है, और हम दोनों फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टिवेटर्स हैं। हम इस बार टाइपिंग टाउनशिप इसलिए आए हैं क्योंकि हमने सुना था कि एक डीमन बर्ड लोगों को परेशान कर रहा है। जब शांगवान ने सुना कि वे दोनों फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पर हैं तो उसकी आवाज में थोड़ी खुशी आ गई। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट। इसके बाद जैसे जैसे लिू यांग अपनी कहानियां सुनाता गया, जल्दी ही रात हो गई। लिू यांग से बाहर की इतनी बड़ी दुनिया के बारे में सुनकर शांगवान की आंखों में एक उम्मीद जग गई। लेकिन उसके पिताजी उसे कल्टीवेशन करने से मना करते थे। उनका कहना था कि कल्टीवेशन बहुत खतरनाक है। अगर किस्मत अच्छी न होती तो वे बहुत पहले ही एक पुरानी कब्र में मारे गए होते। लिू यांग को इसमें दिलचस्पी होने लगी। पुरानी कब्र? तो क्या तुम जानती हो कि उस समय मालिक शांग को क्या खतरा मिला था? शांगवान ने अपना सिर हिलाया। मैंने उनसे कई बार पूछा, पर वे कभी बताना नहीं चाहते थे। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि वे पहले ची रिफाइनिंग के 9वें लेवल पर थे, लेकिन उस खतरे के बाद वे 4थे या 5वें लेवल पर आ गए। जैसे ही लू यन फैमिली हेड शांग के बारे में और पूछने वाला था, तभी अचानक स्टुअर्ट जांग ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। मिस, खाने का वक्त हो गया है। और नौजवान दोस्तों, मालिक ने खास तौर पर कहा है कि क्योंकि देर हो गई है, इसलिए आप लोग खाना खाकर आज रात यहीं रुक जाएं और कल चले जाएं। ताओ याओ ये मना करना चाहती थी, लेकिन लू यान ने उसे रोक दिया। वह हमें इज्जत दे रहे हैं, हम मना क्यों करें? चलो चलकर खाते हैं। इस तरह खाना खाने के बाद लिू यांग और ताओ याओ ये अपने अपने अलग कमरों में चले गए, जो उनके लिए तैयार किए गए थे। ताओ याओ ये को जल्दी ही लग गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन जैसे ही वह लेटी उसे बहुत तेज नींद आने लगी। दूसरों की तरह नहीं, वह सोने की जगह को लेकर बहुत नखरे करती थी। अचानक उसे कुछ समझ आया और वह जल्दी से उठकर बैठ गई ताकि अपनी स्पिरिचुअल पावर को चला सके। इससे उसे तुरंत पता चल गया कि उसे जहर दिया गया है। उसके शरीर के अंदर की स्पिरिचुअल पावर बहुत कमजोर हो गई थी और उसे चलाना लगभग नामुमकिन था। साफ था कि यह जहर खास तौर पर कल्टीवेटर्स के लिए ही था। और ठीक उसी वक्त स्टुअर्ट जांग हंसते हुए अंदर आया। उसके हाथ में एक खाल निकालने वाला चाकू था।
काओ याओ ये कुछ करना चाहती थी, लेकिन बिना स्पिरिचुअल पावर के स्टुअर्ट जांग ने उसे एक पल में ही बिस्तर पर दबा दिया। ताओ याओ ये सिर्फ उसे चेतावनी दे सकी। क्या तुम जानते हो एक ताओ सीकिंग सेक्ट के चेले पर हमला करने का क्या अंजाम होगा? स्टुअर्ट जैंग को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। ताओ सीकिंग सेक्ट की ताकत बहुत बड़ी है, जाहिर है मैं कभी इससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी खाल सच में बहुत खूबसूरत है, मैं खुद को यह खतरा लेने से रोक नहीं पाया। और तुम खुद खाने के लिए रुकी हो। अगर मैं ऐसा अच्छा मौका जाने देता तो मुझे पूरी जिंदगी पछतावा होता। जब स्टुअर्ट जांग बोल रहा था तो उसके मुंह से लार टपकने लगी थी, यह देखकर कि ताओ याओ ये अभी भी लड़ना चाहती है। स्टुअर्ट जॉन ने मजाक उड़ाया और उससे कहा, कोशिश करना बंद करो। अगर तुम्हें जहर नहीं भी दिया होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने अभी अभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट शुरू किया है, जबकि मैं पहले से ही लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पर हूँ। यह कहने के बाद वह उसकी खाल निकालने की तैयारी करने लगा, लेकिन अचानक ताओ याओ ये तेजी से उठी। उसकी स्पिरिचुअल पावर उसके पूरे शरीर में आराम से चलने लगी और उसने 1000 इल्यूजन अम्ब्रेला पकड़कर स्टुअर्ट जांग के चेहरे पर जोर से दे मारी। स्टुअर्ट जांग बिल्कुल हैरान रह गया और उसने यकीन न करते हुए पूछा, तुम्हें जहर क्यों नहीं चढ़ा? इससे पहले कि ताओ याओ ये कुछ बोलती, लू यांग की आलस भरी आवाज उसके पीछे से आई। ताओ सीकिंग सेक्ट का जरूरी एंट्रेंस कोर्स, 1800 आम जहर और उनके तोड़। क्या देखना चाहोगे?